Assalamu alaikum everyone. Welcome to discussion forum sessions. I am Zishan Sharo. आज का हमारा सेशन है टास्क 9 पर और हमारे साथ प्रेजेंटर मौजूद हैं मोहम्मद तला फारूक फ्रॉम कम्युनिटी 7 ग्रुप C95। और आज हम अगेन पॉलिटिक्स पर सेशन कंडक्ट करेंगे। मोहम्मद तला, आप प्लीज़ अपनी स्लाइड शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये स्क्रीन विजिबल है, आपकी वॉइस भी क्लियर है। प्लीज़ स्टार्ट। वॉइस क्लियर है? नहीं ठीक आ जी क्लियर है वॉइस आपकी। रही? हाँ। तो मैं, जैसे कि ज़िशान भाई ने इंट्रोड्यूस कराया, मोहम्मद अल्लाह फ़ारूक मेरा नाम है और मैं ग्रुप C95 और कम्युनिटी 7 से हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये पॉलिटिक्स। ये प्रेजेंटेशन को मैंने ना टास्क को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। और पहला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स उसके जितने भी चीज़ें हैं, उसका फैक्टर, वो सब कुछ। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम को। तो हम शुरू करते हैं। ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे: पॉलिटिक्स, उसका सोसाइटी में रोल, नफसियाती और समाजी लोगों का बिहेवियर पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का फैमिली पे, लोकल और इंटरनेशनल स्टेज पे क्या इम्पैक्ट है और क्या रोल होता है, ये डिस्कस करेंगे। करंट माइंडसेट डिस्कस करेंगे मुसलमानों का क्या है इस टाइम पॉलिटिक्स से रिलेटेड। और फिर एंड पे कंक्लूजन ड्राइव करेंगे इस सबसे। तो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले हम मैं वर्ड बाय वर्ड कोड करता हूँ कुछ ना की फिगर्स पॉलिटिकल, मतलब जिनका नाम सुनते ही मेरे ज़हन में आता है कि भाई पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये लोग हैं और इनके पॉलिटिक्स में रोल है और इन्होंने इनके अचीवमेंट्स हैं पॉलिटिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोड करता हूँ इब्राहम लिंकन को। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। इसी तरह एरिस्टोटल बोलते हैं, वो बोलते हैं मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये सारी डेफिनेशंस को ना बस आपने अभी सुन वर्ड बाय वर्ड सुनते रहें और इसको हम बाद में डाइसेक्ट करते हैं, इसमें से नताइज निकालते हैं। क्या महात्मा गांधी हैं, वो बोलते हैं पॉलिटिक्स इज द मीन ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी विच शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना साहब बोलते हैं पॉलिटिक्स इज द वॉइस ऑफ पीपल एंड आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर राइट। अब ये तीन चार और मतलब और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, हर हर पॉलिटिशियन ने अपने हिसाब से और उस तरह से किया, उसको डिफाइन करते हैं अपने अपने काम के लिहाज से भी। लेकिन इसको मतलब इसमें से जितनी भी अभी मैंने डेफिनेशन बताई हैं, इनको डाइसेक्ट करें ना, तो पॉलिटिक्स का मतलब निकलता है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी सोसाइटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ना किसी खास सेट ऑफ रूल्स के ऊपर गवर्न करना पॉलिटिक्स है। खास सेट ऑफ रूल्स कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुसलमानों के लिए खास सेट ऑफ रूल्स कुरान और सुन्ना। और दूसरे पैरेलल में जितनी भी कोई कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट है। डेमोक्रेसी के लिए ये खास सेट ऑफ रूल्स वो हैं कि जो वो लोग खुद ड्राइव करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी वो सब ड्राइव करते रहेंगे। पर्पस क्या पॉलिटिक्स का? ये तो काम हो गया, पॉलिटिक्स करती क्या है। पर्पस क्या ये करने का? पर्पस ये है कि सोशल ऑर्डर कायम हो, और सोशल ऑर्डर उन्हीं बेसिस पे कायम हो जो सेट ऑफ रूल्स आपने पहले डिफाइन कर लिए हैं। इसलिए पता लगा पॉलिटिक्स के लिए गवर्न करने के लिए लोगों को आपको एक पहले से रूल्स, आइन जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ें चाहिए जिनकी बेसिस के ऊपर आपने लोगों को गवर्न करना है। लॉ एंड ऑर्डर, फिर उसी तरह से सोशल ऑर्डर कायम हो सकता है। अब ये दोनों बातें जो हैं, ये पॉलिटिक्स का एक पर्पस हो गया है कि उस वो पॉलिटिक्स ने करना क्या है और उस पर्पस क्यों है, उसने क्यों करना है। अब ये दोनों काम करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पावर। मतलब ये काम प्रैक्टिस हो ही नहीं सकते, पॉलिटिक्स प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती अगर आपके पास पावर नहीं है। वो उसकी डेफिनेशन और उसके पर्पस से ही अंदाजा हो जाता है। सोसाइटी में उसका रोल जो है ना, पॉलिटिक्स का वो बड़ा, द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इज़ वेरी नेसेसरी इन सोसाइटी, बिकॉज ये आपको ना देती है वो स्ट्रक्चर और वो प्रोसेसेस देती है पॉलिटिक्स, जिसके थ्रू कम्युनिटीज़ जो है ना वो कलेक्टिव डिसीजन सोच को मैनेज करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन बनाते हैं अपने, और अपने बाकी सोशल नीड्स जितनी भी है ना उनको एड्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ मेंशन भी किया है कि अपने सोशल ऑर्डर कायम करने के लिए ये रोल है, पॉलिटिक्स ने करना है। ये रिसोर्स मैनेज करने हैं लोगों के दरमियान, एजुकेशन के रिसोर्सेज हो गए और बाकी जितने भी आपके उन लोगों के अंडर कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनको इक्वली डिवाइड करना और वो उसको मैनेज करना। कन्फ्लिक्ट कभी भी, जाहिर सी बात है, आपकी कम्युनिटीज़ के अंदर क्लैश आता है, आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट हो जाती है और उनकी डिस्कशंस हैं इस तरह से। तो जितना भी कन्फ्लिक्ट आएगा उसको रिजॉल्व करना ये पॉलिटिक्स का काम है, और ये करेगी वो। लोगों के राइट्स और उनके फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करेगी। सिविल इंगेजमेंट्स और ये जितनी भी सिविल इंगेजमेंट और जितना भी इन्फ्लुएंस है ना उन सिविल इंगेजमेंट का सोसाइटी के ऊपर, उनको मैनेज करना है उसने। अब ये सारे काम जो बोले हैं, इनमें से ये सब काम
ये बताते हैं कि भाई ये करने के लिए पहले जिसने भी जिन भी लोगों ने या जिन लोगों ने भी उनको गवर्न करना है बाकी पूरी नेशन को, वो उनको पावर चाहिए। तो पावर और पॉलिटिक्स का जो रिलेशन है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे पहले तो जैसे तो हमें इसके रोल से और इसके पर्पज से ही अंदाजा होता है कि पावर चाहिए। तो सबसे पहले पावर को एक्वायर करना है, उस पावर का यूज़ करना है इन्हीं रोल को पूरा करने के लिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जब पावर आएगी तो उसके बाद उसको बैलेंस भी रखना है, क्योंकि पावर का ये भी रिस्क है हमारे पास फिर उसके बाद कि पावर अब्यूज, पावर मतलब मिस यूज होगा पावर का, जो कि करप्शन में और हम इस तरह की चीज़ों में देखते भी हैं। तो उसका बैलेंस होने के लिए कि क्या चीज़ें देखनी हो कि मतलब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पावर को डिवाइड किया जाएगा, ताकि वो मतलब एक डिपार्टमेंट अगर काम नहीं कर रहा तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू उसकी उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो अकाउंटेबिलिटी और ये इस तरह की चीज़ें बैलेंस करेगी पावर को। और यही लोगों से, ये पावर है भी लोगों के लिए, जैसे भी डेफिनेशन है ये मैंने देखा था कि ये पावर, ये गवर्नमेंट लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों से ही है, लोग ही करते हैं इनको गवर्नमेंट। तो पॉलिटिक्स ये है, तो वो लोगों से ही रिलेट करती है, पावर आएगी भी लोगों से और लोगों के ऊपर यूज़ होगी, लोगों के कामों के लिए और लोगों की उस सोसाइटी की जितनी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए यूज़ होगी। तो ये एक सोसाइटी का मतलब सोसाइटी पे उसका रोल और पॉलिटिक्स की एक मतलब समझ में आने वाली डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इसके साइकोलॉजिकल और सोशल बिहेवियर जो है ना लोगों के पॉलिटिक्स में, वो किस तरह होते हैं और वो किस तरह से लोग बिहेव करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी एंड ग्रुप बिलोंगिंग। अक्सर लोग ना अपनी सियासी पहचान, अपनी सोच, अपनी वैल्यूज जिस सोसाइटी में होते हैं ना उसके उसके उसी के हिसाब से बनाते हैं। ये पहचान उनकी बिलोंगिंग बिलोंगिंग की ना फील देती है उनको, जिसका डायरेक्ट असर ये होता है कि वो किसी पार्टी, मूवमेंट या आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह सोचने का अंदाज और मतलब सिलेक्टिव एक्सपोजर जो है उसमें लोग सियासी इंफॉर्मेशन को अपनी सोच के हिसाब से फिल्टर करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ना, अपनी जो प्री प्री एग्जिस्टिंग उनके पास सोच है, दिमाग में है, जितना भी नॉलेज है उससे फिल्टर कर देते हैं। जो उसमें आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लिया, बाकी को नहीं किया। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल के तौर पे अब देखें, कंफर्मेशन बाइसनेस होती है। बंदा वही बात मानता है जो इसके पहले से बनी हुई है, जो उसकी राय पहले से बनी हुई है उसको सपोर्ट करती है, उसी को करता है, बाकी को इग्नोर कर देता है। सिलेक्टिव एक्सपोजर है, मतलब लोग वैसे ही कंटेंट देखता है, वैसे ही लोगों में रहता है जिन लोगों को फॉलो करता है, जिन आइडियोलॉजीज को वो ऑलरेडी फॉलो करता है। तो अपना एक इको चैम्बर और इस तरह से मतलब ये उसका बिहेवियर है कि अपना इको चैम्बर बना लेगा और उसी में खुश रहेगा, उसी में उसी की बातें करने में खुश रहेगा। तो और मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर से कोई कोई भी ऐसी राय आ रही है ना जो डिफरेंट है उसकी प्री एग्जिस्टिंग सोच से या उसकी जो नॉलेज है, उस वो उसके ऊपर स्टक हो जाएगा। और इसी का फिर वो रिजल्ट वो भी निकलता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस है, मतलब इल्मी इख्तिलाफ है और इल्मी इख्तिलाफ में वो बड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील करेगा और गुस्सा आएगा और ये सब हम लोग ट्रेड्स देखते हैं फिर उस टाइम पे लोगों में। इसी तरह इमोशनल रिएक्शन है, ज़्यादातर लोगों के अंदर ना स्ट्रॉन्ग इमोशन लाती है, जैसे गुस्सा हो गया, डर हो गया, उम्मीद हो गई। ये फीलिंग्स जो सी है ना ये लाती हैं, और यही फीलिंग्स इन्हें प्रोटेस्ट करने में, पॉलिटिकल डिबेट्स करने में, हिस्सा लेने में, किसी पार्टी को सपोर्ट करने में उनको मतलब रेडी करती है इन सब कामों के लिए। और पॉलिटिशियन भी अक्सर इसी इमोशन को यूज़ करते हुए ना लोगों को जोश दिलाते हैं अपने कामों को करवाने के लिए भी। फिर इखलाकी मॉरल रीजनिंग है आपकी। लोग पॉलिटिक्स को अपने मॉरल वैल्यूज से जज करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, इसका इसका ये क्या चीज़ ठीक है, मतलब इस बेसिस पे जज करते हैं। और इसी का एटीट्यूड, किसी लीडर का एटीट्यूड, उसकी लॉ पॉलिसीज, इस बारे में वो सारा जजमेंट उनकी ना वो मॉरल वैल्यूज से होती है। और वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। इल्मी खिलाफ हो गया। अब इसी तरह हम देखते हैं सोशल जो समाजी तौर पे बिहेवियर लोगों के होते हैं ना वो देखते हैं। सबसे पहले आया ग्रुप पॉलराइजेशन, जब लोग सिर्फ अपने जैसे लोगों से पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया भी है अपनी ग्रुप बिलोंगिंग वाले में। तो वो उसका था कि नफ्सियाती एक फैक्टर था, साइकोलॉजिकल फैक्टर था। और ये सोशल, फिर उसमें सोशली भी लोग उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और उसी तरह से। तो वो जब इस तरह करते हैं ना, एक ही तरह जैसे लोगों से पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं, तो उनके जो नज़रियात हैं ना वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। और वही मतलब ये ग्रुप पोलराइजेशन यही है जो कि सोसाइटी में डिविजन्स और मतलब डिवाइड करती है सोसाइटी को, डिफरेंट वो अपने अपने ग्रुप्स बनते हैं। फिर इस तरह सोशल प्रेशर आप समझें। सोशल प्रेशर और सोशल प्रेशर ऐसे है कि काफ़ी काफ़ी बार बंदा अपने दोस्तों, फैमिली या कम्युनिटी की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है ना उससे एग्री करने पर मजबूर हो जाता है। और इन्फ्लुएंशियल की वजह से, क्योंकि जो भी जिसके भी आइडिया से आप वो डोमिनेंट जो भी व्यू है ना उस पर मजबूर होता है करने पे।
जिसे वो दिल से ठीक नहीं चाह मतलब समझ रहा होता, दिल से ना ही वो सोच रहा होता कि वो चीज़ें, तो वो जितने भी ये फिर व्यू पॉइंट्स उसके बन रहे होते हैं ना, वो बहुत, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट हो रहे होते हैं दूसरों पे। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, आप जिस तरह जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, घर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मीडिया है, इनके थ्रू वो सब चीज़ें ले रहा, और मतलब इंडिपेंडेंटली अपनी थॉट नहीं बना रहा उसके ऊपर, और अपने एक्शंस भी नहीं कर रहा समाज में। इसी तरह ये मतलब ये एक आपकी फिर एक बिहेवियर है कि आप इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप डायनामिक्स के, अपना ग्रुप, ये एक मेरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, लोग खुद को इस ग्रुप के साथ समझते हैं जिसका पॉलिटिकल व्यू उनसे मिलता होता है, और दूसरों को दुश्मन समझने लगते हैं। इससे मतलब ये फिर वही बात है कि डिवीजन होती है, और ये इनकी ये वाला बिहेवियर नजर आता है सामने से। इसी तरह सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें समझाती है कि वोट देना है, मतलब इन्फॉर्म, जिस तरह एग्जांपल है डेमोक्रेसी में, वोट देना है, अपना अपनी जो भी जिम्मेदारी है सोसाइटी में वो करनी है, और वो ऑलरेडी हो रही होती है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि आजकल प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो एक ये बिहेवियर लोगों का होता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा, तो किसी मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है फ़लस्तीन के लिए, अगर मैं नहीं जा रहा, तो वो एक अंदर इनबिल्ट एक गिल्ट सा उसकी उस चीज़ के ऊपर वो फील करता है। तो ये बिहेवियर नज़र आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो रो इसका पॉलिटिक्स का ना, फैमिलीज़ के ऊपर, फैमिली स्टेजेस पे, और लोकल लोकल कम्युनिटीज़ में ना इसका क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट होता है इसका। असल में जो पॉलिटिक्स है ना, सिर्फ हुकूमत या किसी बड़े इदारे तक महदूद नहीं होती, ये हर लेवल पर हमारे इंटरेक्शन को अफेक्ट करती है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपकी मतलब मोहल्ला हो। पॉलिटिक्स हर जगह पे डिसीजन मेकिंग करने पे, आपकी वैल्यूज़ को पावर बैलेंस करने में शेप करती है पॉलिटिक्स, इस हर जगह पे, इवन घर में भी। और भी एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ में भी, और फिर इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर भी। और इसी बेसिस के ऊपर शेप करती है, और इसी कोलेबोरेशन के थ्रू ही हम लोग जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उनको उनको उनकी सिचुएशन को समझ के उनको रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं। फैमिली डायनेमिक्स में देखते हैं क्या होता है फैमिली में पॉलिटिक्स का जो किरदार है ना। घर के अंदर पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि फैमिली कैसे होती है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे चीज़ें डिवाइड होंगी, जिस तरह हमने पॉलिटिक्स का रोल देखा भी है। तो वो हम लोग समझते हैं कि जिस तरह घर का बड़ा, फॉर एग्जाम्पल वालिद साहब है घर में, तो वो ये चीज़ें देखते हैं, उनकी उनका पर्पस जाके लॉ एंड मतलब उसका सोशल ऑर्डर रहे घर के सारे माहौल में, खास सेट ऑफ रूल्स पे जो भी उन्होंने डिसाइड किए होंगे, वो उसी डेफिनेशन के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेना इसकी, तो फैसला डिसीजन करना है, तो कुछ फैमिलीज पे पेरेंट जो उनसे हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई सिर्फ पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे, या वालिद साहब सिर्फ डिसाइड करेंगे। कुछ फैमिलीज हैं जिनमें वो बच्चों को भी डिसीजन में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत अगर आप जनरल से एग्जाम्पल लो, तो छुट्टियों पे जाना है, छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियों पे जाना है, तो वो सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर दूसरी तरफ एक ही बंदा बना रहा है, तो वो उनके वो उस काम को करने के लिए, उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, और कोई डिसीजन लेने के लिए वो इस तरह से करते हैं। डिसीजन मेकिंग में हो गया, विरासत के झगड़े आ गए, इनहेरिटेंस हम देखते हैं, घर में जायदाद पैसे के मामले पर झगड़ते हैं लोग, आम बात है इस, और ये इससे पता चलता है घर में पावर के पास किसके पास है, किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जो पावर की भी हमने बात की थी, किसको इग्नोर किया जा रहा मतलब मिलकर सब चल रहे हैं कामली, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि मतलब इन सब इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्यूट्स को अवॉइड करके ये सारा इनहेरिटेंस का जो भी क्या उसे कहते हैं एक ही प्रोसेस चला है, और जो उसको कंप्लीट करना उस प्रोसेस को, तो वो उन लोगों ने कामली किया, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करके कर दिया। और वो ये हमारे उस सिनेरियो में उसके एग्जांपल में आता है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं, अगर घर मतलब घर में फेयरली हो रही होंगी ना सारी चीज़ें, जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल्स भी की हैं, तो तकसीम हो रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, कोऑपरेशन मतलब उनके अंदर कोऑपरेशन होगी, तो फैमिली बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मतलब एक आपको एक फैमिली वाली फील तभी आती है फैमिली डायनामिक्स में। पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स मुराद ही वही है ना कि उनको किस तरह से चलाना है उसको। नेगेटिव इम्पैक्ट कर किसी को, मतलब किसी को कोई ज़्यादा पावर प्रैक्टिस कर रहा है, फेवरेटिज्म है, जेलसी, कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व नहीं किया जा रहा, तो ये जेलसी और फेवरेटिज्म इस तरह की जो ट्रेड्स हैं ना, वो फिर फैमिली के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जो कि बर्बाद करेंगे उसे। इसी तरह लोकल कम्युनिटी मलया कम्युनिटी की पॉलिटिक्स से ताल्लुक होता है इसका। वहाँ के लोग जैसे डेवलपमेंट के लिए डिस्कशन लेते हैं, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व करते हैं, वही बेसिक डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास। फर्ज करें कि एक एरिया है, पार्क बनता है उसमें, तो ये फैसला कि पार्क कहाँ बनेगा, किससे फ़ायदा होगा, ये डिबेट्स हैं, ये उसकी फिर ये सब लोकल पॉलिटिक्स डिबेट करती है कि सबको इक्वली सुना जाए, अच्छी बात ये, लेकिन अगर सिर्फ मतलब एक ग्रुप को सुना जाए तो दूसरे नाराज़ होते हैं इससे। ज़मीन के इस्तेमाल पर इख्तलाफ है, लैंड यूज़ है, रेजिडेंशियल मतलब वर्सेस कमर्शियल यूज़ करें, सो उसको पर वो झगड़ा हो सकता है। पॉलिटिकल प्रोसेस
में मतलब इस लोकल लेवल पे पॉलिटिकल प्रोसेस में ना इन मसलों को रिजॉल्व किया जा सकता है, और फिर बैलेंस जो है ना, सबसे ज़रूरत बैलेंस बरकरार रखने के लिए, तो उनको रिजॉल्व करना उन्हीं पॉलिटिक्स के असूलों के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी सोचें कि भाई लोकल कम्युनिटीज़ की पॉलिटिक्स की एग्जांपल ये है कि फैमिली, कुछ फैमिलीज इकट्ठी होकर अपने बच्चों के स्कूल को करीब बनाने के लिए डिमांड करती हैं, और वो उस तरह से उसको अपनी उस राइट को लेकर चलते हैं, क्योंकि पावर दोनों तरफ से है ना। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि लोकल अच्छी पॉलिटिक्स होगी ना, डेवलपमेंट, यूनिटी, और वो जिस तरह फैमिली वाले में, अब वो फैमिली वाले में था और ये लोकल लेवल पे आ गया, मतलब इसमें हर घर जो है वो एक एक, अब एक एक इंडिविजुअल के तौर पे अगर आप समझें उसको फैमिली के तौर पे, और जो भी उसको गवर्न कर रहा है, जिनके पास भी वो सारी अथॉरिटी या राइट्स है, वो एज अ मतलब फादर के तौर पे उसको देख रहा है। तो सिनेरियो सेम, दोनों का सेम है, लेकिन ये है कि डिफरेंस आ जाता है, वो भी हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या, कनेक्शन और मतलब कंपैरिजन क्या है इन दोनों में। फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा पर्सनल है, इमोशनल होती है ज़्यादा, जबकि कम्युनिटी पॉलिटिक्स जो है ना वो ज़्यादा लोग शामिल, उसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, और वही इमोशंस फैमिली की निस्बत कम है, पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा है उसमें। तो ये फ़र्क है। इंटरकनेक्शन इसमें इस तरह है कि जैसे वैल्यूज़ हम घर में सीखते हैं ना, मसलन इंसाफ, बात सुनना, ये हक लेना, और जो ट्रेड्स डिस्कस किए हैं सारे फैमिली डायनामिक्स में, वैसे ही कम्युनिटी में भी हम बिहेव करते हैं। अगर घर में अवेयरनेस और इक्वालिटी हो तो ऐसी इंडिविजुअल सोसाइटी भी हम पॉजिटिव रोल में प्ले कर सकते हैं, फिर इसी तरह ही पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। तो अब इंटरनेशनल से जो बात करते हैं, पॉलिटिक्स दुनिया के हालात को ना शेप करने में एक मरकजी रोल अदा करती है। ये सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहती, बल्कि बैन अवी ताल्लुकात हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, ग्लोबल ट्रेड हो गई, सोशल डायनेमिक्स, हर तरह की चीज़ पे बात करती है, और बात करती है, और असरअंदाज होती है। पॉलिटिक्स फैसले सिर्फ अपने मुल्क पर नहीं रहते, बल्कि पॉलिटिक्स जितने फैसले ना अपने मुल्क पर नहीं रहते, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी असरअंदाज होते हैं, जैसे कि मतलब डिप्लोमेसी, सफारती ताल्लुकात हैं आपके, ग्लोबल पीस है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी है। तो ये नहीं होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप ये ग्लोबल पॉलिट मतलब आप कंट्री की पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, डिपेंड हो ही नहीं सकता लोकल लेवल के ऊपर। आप अगर कंट्री पॉलिटिक्स है ना, वो हो ही नहीं सकता कि वो इर्द गिर्द इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रही, क्योंकि कोई भी डिसीजन आपका ऐसा नहीं होता जैसे फैमिली में अकेले वालिद साहब का डिसीजन जो है ना, वो उनकी अकेले की ज़ात के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, वो पूरी फैमिली पे उसका असर आएगा ही आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसी तरह इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर भी कंट्री ये सोच के कोई भी डिसीजन लेता है, तो वो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ उसके अपने तक रहे, वो जाएगा, उसका इन्फ्लुएंस बाकी तो होगा भी जाएगा। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं इसके रोल में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, मैं एक दो डिस्कस करूंगा यहाँ पे, उनके टाइम कम है। जिस तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कंट्री के दरमियान ट्रेड कैसे होगा, किस पर पाबंदी लगेगी, किसको फ़ायदा मिलेगा, यानी ग्लोबल जितनी भी इकोनॉमी है ना, उसको डायरेक्शन किस तरह से दी जाएगी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, उसमें कंट्रीज आपस में सिक्योरिटी अलायंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल नेटो, जिस तरह नेटो हम देखते हैं बनाती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में इन्वॉल्व होती है। और ये सब पॉलिटिकल डिस्कशंस पे डिपेंड करता है किस तरह से रिजॉल्व करना है, और ये अलायंसेज और जितनी भी ये बात है। इस तरह इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स है, कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, उसके ऊपर स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन है, और उसके फैसले असरअंदाज करते हैं ग्लोबली। और मतलब ये इस तरह से नहीं हो सकता कि भाई एक कंट्री अपने तौर पे किसी चीज़ का डिसीजन कर सके, करने को कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं होगा कि उसका इसका इम्पैक्ट दूसरों पे नहीं आएगा। इंटरकनेक्टेड है सारे आपस में, ग्लोबल स्टेज पे ग्लोबली एक कंट्री का डिसीजन ग्लोबली ही जाएगा। और इसी तरह ये ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो होती हैं, जिस मुल्क में क्राइसिस हो, जैसे मतलब जंग है, जल्दा है, या हमें बताने की एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं है कि मतलब इतना ऑब्वियस है, जिस तरह गजा है अभी, तो दूसरे मुल्कों की एड देते हैं, और वो ये सब वही ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्टेज पे पॉलिटिक्स के रोल हैं। लेकिन अक्सर इस तरह भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और ताल्लुका की डिपेंड करता है कि भाई किस तरह, जाहिर सी बात है कि ताल्लुका ठीक ही नहीं है उस कंट्री के साथ जहाँ पे क्राइसिस है, तो किधर से डेट जाती है। कल्चरल चेंज में मतलब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को भी मतलब शेप करती है। जैसे आर्ट फेस्टिवल्स हैं, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में होते हैं, लोग उसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स दूसरी जगह पे जाते हैं, और अपने मतलब नॉलेज के लिए दूसरी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, और फिर दोबारा अपनी कम्युनिटी में वापस आते हैं, तो वो एक नॉलेज शेयरिंग का भी प्रोसेस बनता है उसमें। और ये सब कल्चरल एक्सचेंज उनसे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वाले खाने में जाते हैं। फिर इसी तरह लैंग्वेज प्रमोशन के जरिए, मतलब ये सब सॉफ्ट इमेज, और जिस तरह एजुकेशन चेंज प्रोग्राम जो उनसे हैं, इन्हीं के थ्रू हम देखते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल दूं तो गजा और ये फ़लस्तीन वगैरह के लोग हैं, इनकी बहुत सारी
लोगों के अंदर सिंपथी और एम्पथी के जो ज़्यादा जरिया बनते हैं वो इसी तरह के मामलात होते हैं कि जब स्टूडेंट्स जाते हैं, और जाहिर सी बात है वो तो रिलेट कर रहे होते हैं डायरेक्टली उनके साथ, क्योंकि कोई उनके करीब के मुल्क है, कोई उसी मुल्क है। जब वो इंटरनेशनल स्टेजेस पे इस तरह जाते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो लोगों को इवन इस दौर में भी कि जब मीडिया इतना कंट्रोल होता है, तो लोगों को फिर भी एम्पथी होती है उन लोगों के साथ। तो ये एक मतलब किसी भी कंफ्लिक्ट वाले एरिया के लिए सॉफ्ट इमेज का जरिया बन सकता है और इस तरह से रोल प्ले करता है। जिस तरह ग्लोबल गवर्नेंस है, वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह हम देखते हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, ये फैसला करते हैं भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के, करते हैं ठीक है, नहीं करते वो लेदर डिबेट है, लेकिन ये हम देखते हैं कि ये डिसाइड कर रहे होते हैं चीज़ें, और इन्हीं की तरफ देखा जा रहा होता है बाकी मुल्कों की तरफ से कि भाई हम लोगों को ये मसलों को रिजोल्व कराएंगे। इम्पैक्ट्स में इसके एग्जांपल आप ऐसे देख लें कि जिस तरह अमेरिका ने ईरान पे बंदियां लगाई हैं। 2018 में अमेरिका ने ईरान पे सख्त सेक्शन लगाई हैं ताकि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके, खित्ते में मतलब असर रसूख कम हो जाए ईरान का। अब उसका फ़र्क क्या पड़ता है? उसका फ़र्क ये पड़ता है कि वो बंदियां लगाने से जाहिर सी बात है ईरान मतलब रिसोर्सेज में रिच कंट्री है, तो जिसकी वजह से जब वो बंदियां लगती हैं तो बाकी मुल्कों से ट्रेड भी नहीं होती उनकी। तो जब ट्रेड नहीं होती तो वो फाइनेंसिस, एनर्जी जैसे मतलब तमाम शोबे जितने भी हैं ना उनके, महंगाई उसमें, बेरोजगारी दुनिया में। इसी तरह यूक्रेन रशिया की जंग में भी हम देखते हैं कि जब वो है पूरे यूरोप में वो मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है हर चीज़ का, और चीज़ें बट महंगी होती हैं। जितने भी रिसोर्सेज इस तरह से उन सब चीज़ों पर इफेक्ट करता है। दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं, रूस रूस ने जो क्रीमिया पे वो कब्जा किया था 2014 में। रूस ने क्रीमिया को अपने साथ में लाया, जिस पर दुनिया ने मतलब शदीद रद्दमल दिया उनको। मगरबी ममालिक ने भी रूस पर सैंक्शन लगा दी, और अगेन फिर वो सैंक्शन लगती हैं तो वो जियो पोलिटिकल मूव जो भी है जिस सेंस में भी वो कर रहे होते हैं उसका इफेक्ट आता है नीचे तक लोगों तक। डिस्प्यूट्स भी हैं, और फिर वो उनकी ट्रेड की जितने भी डीलिंग है वो सब, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसी तरह आखिरी एग्जांपल हम देखते हैं, जनूबी चीन, चीन जो वो है साउथ चाइना, साउथ चाइना सी जोन्स है, वो भी पूरा इसी तरह से उसके डिस्प्यूट्स हैं। अब वो एक बहुत रिसोर्सेज रिच एरिया है। साउथ चाइना एक मतलब ऐसा इलाका है जो रिसोर्सेज से भरपूर है, और ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहतरीन मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना, फिलिपाइन और वियतनाम और दूसरे ममालिक के दरमियान में इस मलकियत के ऊपर हमेशा झगड़ा चल रहा है बड़े अरसे से। अब वो ये सब मामले, ये उसके इम्पैक्ट्स फिर उन सब कंट्रीज में और ग्लोबल ट्रेड पे भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो जाहिर सी बात है मिलिट्राइजेशन को बढ़ाना पड़ता है फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे ये एफर्ट करनी पड़ती है इस तरह के मसलों को रिजॉल्व करने के लिए। हम अब ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि करंट माइंडसेट मुसलमानों का इसमें पॉलिटिक्स में क्या है। मुसलमान जो मतलब एक बहुत ही सिंपल सी सेंस है ना, मुसलमान इसमें बिल्कुल फेड अप हैं, पॉलिटिक्स को देखती गंदी नज़र से हैं, मतलब वो उसको बहुत नोटोरियस चीज़ है उनके लिए। माँ बाप मतलब कोई बच्चा अपने घर में ये नहीं बचपन से सोच सकता कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि वो अगर बोल रहा है तो उनको बचपन से ही मतलब पॉलिटिशियन इज इक्वल टू करप्शन। करप्शन की होगी इसने, हालांकि सबसे नोबल जितना भी चीज़ें हमने हमें अभी तक डिस्कस की हैं, जो भी डेफिनेशन है, तो सबसे नोबल जो काम है ना दुनिया में करने वाला, वो पॉलिटिक्स है। क्योंकि ये आपके इनफरादी तौर पे, मुल्की तौर पे और इंटरनेशनल लेवल पे हर तरह से ये आपके मसलों को रिजॉल्व करती है। इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, डिप्लोमेसी आप करो, मतलब एजुकेशनल, आपके जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो इतनी अच्छी चीज़ का मुसलमानों का बहुत एक जनरल व्यू सा, आम सा व्यू यही है कि भाई ये बहुत नोटोरियस चीज़ है, मतलब जो भी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है ये इसके पर्सनल गेन्स के लिए कर रहा है और इन सब चीज़ों के लिए। अब उनकी वजह क्या है, मतलब मेन माइंडसेट मुसलमानों का ये है। जाहिर सी बात है हर तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट दूसरी तरह के भी लोग हैं कि जो कर रहे हैं, मतलब जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा से नोबल और पाक की तरफ लेके जाया जाए, और उसी तरह से प्रैक्टिस की जाए पॉलिटिक्स। लेकिन वो बहुत कम है, मतलब इन जनरल व्यू यही है कि भाई बहुत बुरी चीज़ है। और मौजूदा दौर में हैं भी सब, उस दौर में लोग हैं भी उसी तरह से कि जो अपने पर्सनल गेन्स के लिए और इन्हीं सब चीज़ों के लिए उसके अंदर इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो पूरी तरह से लोग ना फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं उनसे। अब वो क्यों है, उनकी मेन वजह क्या है, ये तो मैंने वो बातें कही ना कि बहुत जनरल लोग इस तरह से सोच रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन ऐसा है क्यों, बहुत ज़्यादा क्यों लोग इस तरह सोचते हैं? सबसे पहले नंबर पे है कि भाई जितनी भी आमरीत है मुसलमानों के, जितने भी कंट्रीज हैं अभी, ये तो पहले इकट्ठे नहीं है लेकिन चलो अपने अपने कंट्रीज में भी अगर अपनी अपनी भी बात करें, तो वो सारों में तकरीबन आमरीत है, कहीं किसी में डेमोक्रेसी के नाम पे है, किसी में डायरेक्ट है, आमरीत है। और वो जाहिर सी बात है फिर वो उस तरह से पावर प्रैक्टिस, पावर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो नहीं है। एक बड़ी रीज़न ये है कि जिसकी वजह से लोग को लगता ही नहीं है कि हमारे लिए ये काम भी है।
फिर मतलब वेस्टर्न और जितना भी ये वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है जितनी भी उनकी पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया की, उनकी उनकी इलेक्शंस में डीप स्टेट की सूरत में, और बाकी मतलब उनकी इवन इकोनॉमिक पॉलिसीज के तौर पे भी जब उनकी जो इंटरफेरेंस है उसकी तरफ से, फिर जब लोगों को जाहिर सी बात है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं, आर्टिकल भी लिखते हैं लोग, पढ़ते भी हैं, और उनके खिलाफ बोलने वाले लोग भी हैं, तो जब लोगों तक बातें जाती हैं तो वो फिर मतलब अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ फील करते हैं इस सिस्टम से। वो कहते हैं कि भाई हम करके भी पावर हमारे पास नहीं है। तो वो सेंस आती है कि भाई वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। फेल्ड डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के नाम पे भी सब इन्होंने सब फेल्ड। डेमोक्रेसी मतलब उस तरह भी एज अ सिस्टम भी, चलो उसके बाद डिस्कशन नहीं करते, लेकिन ये कि डेमोक्रेसी के नाम पे भी उसकी सही डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी कंट्री नहीं है, तो वो सब फेल्ड। तो लोग मतलब लोगों को किस तरह लगेगा कि भाई वो इसके साथ जुड़े, मतलब इसके इसको इसको ठीक समझे, तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं उससे भी। और फिर वही इन सब चीज़ों में जो चीज़ें लोग जिन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, जो भी जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो फिर इन सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं, वो करप्शन करते हैं, अपनी फैमिलीज को ही आगे प्रमोट करते हैं सारे काम में। तो ये फ्रस्ट्रेशन फिर रहती है लोगों की, ये वजह है कि जिनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी वजह, एक ये वजह कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, मतलब एक तो फ्रस्ट्रेशन है, और फिर दूसरा कि इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि अपने रोज़मर्रा के मामलात में लोग ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और मतलब किसी हद तक ये सोचा भी जा सकता है कि भाई ये ठीक है, लोग मतलब अपनी अपनी बेसिक नीड्स की जरूरत पूरी कर रहे हैं, तो वो किधर पॉलिटिक्स के बारे में सोच, दूसरों के बारे में सोच। ये एक बड़ी रीज़न है, मतलब ये इतनी बड़ी रीज़न है कि बेसिक नीड्स को लोग ना अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरा पेट तो भरे, मैं अभी अभी आइडियोलॉजी की बातें ना मेरे साथ करो, ये करने ये किताबी बातें ना करो। मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, जाहिर सी बात है लोगों की अपने मामला, और ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज के इस तरह ही हैं। चंद चंद लोग अमीर हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, वो कैपिटलिज्म उस तरह से, वो सिस्टम जो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से होता है। लेकिन फिलहाल मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप है लोगों पे, तो वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने जिन चीज़ों को ठीक समझते हैं, गलत समझते हुए भी उन सब चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। रिसोर्सेज पे एक्सेस ही नहीं है, फिर वही उसी में आया था कि डेली लाइफ की जो अपनी स्ट्रगल है ना, उसी के अंदर फंसे रहते हैं। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस तरह की पीछे बात की है, कि वो ये भी होप हो ना लोगों को कि यार मैं अभी सारा कुछ कुर्बान करके ना इसके लिए इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करता हूँ, और अपने जितने भी रोल है मेरा वो मैं प्ले करता हूँ। तो उसके बाद रोल प्ले करने के बाद भी जो लोग दोबारा आगे गवर्न करते हैं वो इतना अनस्टेबल है, या मतलब कुछ वेस्टर्न जितनी भी इंटरफेरेंसेज हैं, जो लोग काम करना भी चाह रहे होते हैं उनको रहने नहीं दिया जाता, तो इतनी अनस्टेबिलिटी होती है लोगों को, लोग कहते हैं कि बस यही मतलब मेरा खाना पीना पूरा हो। और फिर बिल्कुल अपने लोकल लेवल पे गवर्नेंस, और ये हम अपने इलेक्शंस में भी देखते हैं, इवन जो बहुत बात मशहूर है, और सीधा सीधा बिरयानी का एक वो है ना कि बिरयानी पे लोग बिकते हैं, वो बड़ी मिसाल है उसकी, कि बिल्कुल लोकल गवर्नेंस में भी जो पैसे दे देगा, जिसको लगेगा कि ये मेरी सड़कें ठीक कर देगा, बिल्कुल लोकल लेवल पे अपनी चीज़ों को देखे ना, उस तरह की प्रायोरिटीज में देखते हैं पॉलिटिक्स को। अब ये जो जितनी भी बातें बताई हैं, इनका मतलब इनकी रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो एक जो रीजन बनती है ना, जितने भी मेन मेन पॉइंट थे, वो ये आती है कि जितने भी कॉलोनियल हमारे ऊपर, जितनी भी कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन की गई है ना इस सारे रीजन की, हमारे मुसलमान मुल्कों की, वो उसने एक बड़ा ना मतलब डिस्ट्रस्ट सा पैदा किया हुआ, मतलब जाहिर सी बात है वो गुलामी वाला माहौल था, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है इन सब सिस्टम्स पे। फिर ओटोमन एम्पायर जाहिर सी बात है टूटती है, उसके बाद टूटती है, और वो सबको छोटे छोटे कंट्रीज में डाल दिया, और जितने भी फ्रस्ट्रेशन के मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो सब उनके बाद उन्हीं की पैदाइशों में से निकलते रहे हैं। वो मतलब मुख्तलिफ फैमिलीज को लगा दिया, कुछ अरब कंट्रीज में मुख्तलिफ फैमिलीज को चीज़ें प्रोवाइड कर दी कि भाई अब चला आप कंट्री को देखो। तो उसके बाद जितनी भी ये टुकड़े टुकड़े किया गया है ना उनको, मुसलमान की जो एक मतलब एक रियासत थी, वो एक बड़ी वजह है इन सब मामलात में। उसी की वजह से इकोनॉमिकली भी उसके बाद से स्टैंड नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है एंड पे उनके अपने हालात भी इतने ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी एक स्टेट थी। लेकिन वो चलते चलते करते 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 और अपना अपना सोचते सोचते ना, तो वो रिसोर्सेज भी जाहिर सी बात है सही तरह डिवाइड नहीं होते सब उस तरह से लोगों में या कंट्रीज में। और फिर इकोनॉमिक भी सारी प्रॉब्लम, जितनी हार्डशिप्स हैं, वो उसी वजह से उनके बाद की चीज़ें हैं सारी। और जैसे भी पहले डिस्कस किया कि जितनी भी उनकी पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट्स जितनी भी थी ना, वो हमारे सामने है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब करप्शन, सब करप्शन, कोई भी नहीं बंदा ऐसा मिल रहा है कि जो बिल्कुल करप्ट ना हो। बाकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट चीज़ें वो तो चलो बंदा बाद में डिस्कस करता है कि चलो आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, उससे काफ़ी हद तक पीछे के मतलब करप्शन, नेपोटिज्म, मतलब ये वो है, लेबल है हमारी पॉलिटिक्स का, और ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज की। और ये चीज़ें
मतलब ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से लोग इस तरह सोचते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने जो सबसे ज़्यादा फील की ना कि दो वजह क्या है, वो मेरे नज़दीक ये मुझे लगी है कि जिनकी वजह से लोगों का माइंडसेट पॉलिटिक्स की तरफ क्या है, एक तो बुरा है, और मतलब फ्रस्ट्रेटेड है उससे, और दूसरा मतलब कहते हैं कि ये हमारा करने का काम ही नहीं, मेरा काम है, मैं अपना खाना पूरा कर। इतने से पॉलिटिक्स को जितना अभी हमने डिस्कस किया ना, उससे कंक्लूजन फिर ना, मतलब अगर डेफिनेशन जो शुरू करते हैं एंड तक आए, तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई लोगों को गवर्न करना, मतलब बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल करना डेफिनेशन, क्योंकि पॉलिटिक्स पावर वो सारा कुछ बहुत आसान अल्फाज में ना ये है कि भाई चंद सेट ऑफ रूल्स में ना किसी भी सोसाइटी को, किसी भी इदारे को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने गवर्न करना ना, उसी का नाम पॉलिटिक्स है। मतलब, और इससे क्या मतलब, जो हमने फैक्ट्स देखे हैं, सोसाइटल चेंज हमारी इंडिविजुअल लाइफ, कम्युनिटी लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, हर जगह पे ये ड्राइविंग फोर्स बनती है उसको करने में। ये कंक्लूजन था इसका। अब ये हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जी ओके एवरीवन, Q&A सेशन की तरफ मूव करते हैं। और आप सबके साथ फीडबैक फॉर्म भी शेयर किए जा रहे हैं चैट्स में, तो काइंडली उसको भी फिल कर दें साथ साथ। जो पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं प्लीज हैंड रेस करें, देन मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी ओसामा, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू माशाल्लाह, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी तला भाई। क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, लेकिन एक दो बस करता हूँ। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है, अभी आपने कुछ रीजन बताए कि लोग मतलब क्यों पॉलिटिक्स में जाने से घबराते हैं। मेरी एक थिंकिंग ये भी है कि वन ऑफ द रीजन एक ये भी है कि मतलब कि अगर कोई जाना भी चाहे तो वो इस चीज से डरता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पॉलिटिक्स में इन होता हूँ और मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो इस चीज से डरता है कि कहीं क्यामत के दिन इसी जिम्मेदारी से मतलब के रिलेट, मतलब कि इंसान के ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी की उतना ही बड़ा फिर सवाल होगा, उतना ही बड़ा हिसाब होगा। इस चीज से डरते हैं और फिर पॉलिटिक्स में जाने से घबराते हैं। सेकंड थिंग ये कि हमारे एक इस्लाम में जो मतलब कि हमें एक जो चीज समझाई गई है कि मतलब कि जमहूरियत जो कि डेमोक्रेसी है, उस चीज को मतलब कि नहीं फरोग दिया गया, जबकि खिलाफत को फरोग दिया गया। तो सेकंड थिंग इस वजह से भी घबरा रहे होते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, अगर मैं इन भी होता हूँ तो मुझे इसका मतलब पहले जमहूरियत में इन होना पड़ेगा, फिर कहीं जाके खिलाफत के लिए फिर और अलग से कोशिश करनी पड़ेगी। तो मेरे इन दो से रिलेटेड बस यही क्वेश्चन है कि इसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग होगी कि बाकी में जो बंदा इस चीज से डर रहा है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में इन होता हूँ मेरे को कोई बड़ी जिम्मेदारी जाती है, तो फिर तो मुझे क्या मतलब और बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। तो वो उसकी थिंकिंग को मतलब कि आप कैसे टैकल करेंगे, अगर पॉलिटिक्स की तरफ उसको आप लेके जाना चाहेंगे। और सेकंड थिंग ये क्या, अभी की जो हमारी पॉलिटिक्स है वो ज्यादा डेमोक्रेसी बेसिस पे चल रही है ना, तो फिर उसको मतलब कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, एक जो मोमिन होगा वो तो ये सोचेगा कि मैं चाहता हूँ कि खिलाफत है, लेकिन मैं डेमोक्रेसी में जाता हूँ तो इसका मतलब मैं जमहूरियत में जाकर इन हो रहा हूँ और उसको फिर सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मतलब कि आप क्या किस तरीके से आंसर करेंगे? थैंक यू। अच्छा, तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैं दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ कि मैं सही समझाऊँ। आप ये कह रहे हो ना कि लोग, एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग पॉलिटिक्स की तरफ आते नहीं है कि भाई वो डरते हैं कि हम वो जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये इन शॉर्ट था। तो जी बिल्कुल। असल में रीजंस, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने वो ये ना बहुत लिमिटेड टाइम है प्रेजेंट करने का पॉलिटिक्स। बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब ये सिर्फ एक इस पार्ट में भी है कि मुसलमानों का क्या माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा रीजंस हैं जिसको मैंने वो चीज़ें दो तीन की हैं जो बहुत, मतलब जो हर बंदे किसी से भी आप पूछोगे ना तो उसके माइंड में ये लाजमी आएगा इस तरह की भाई बड़ी नटोरियस सी चीज़ है, ये इस तरह के माइंडसेट है, कोई भी अच्छा समझ ही नहीं रहा। जो अब आपने बात की है ना, वो दूसरी तरह के लोगों के जो बहुत कम है जो कोशिश कर रहे हैं इसमें। प्लस अगर वो डर रहे हैं ना, तो उसका उसका मैंने भी जो प्रेजेंटेशन दी है ना उसमें फैमिली लेवल पे भी पॉलिटिक्स डिस्कस हुई है, हमारी लोकल लेवल पे भी हुई है, फिर इंटरनेशनल स्टेजेस पे गए हैं। तो वो अपनी फैमिली फैमिली के टाइम पे भी पॉलिटिक्स कर लेता है ना। पॉलिटिक्स से मुराद मतलब कोई गलत चीज़ नहीं, पॉलिटिक्स गवर्न करना है उसने अपनी फैमिली को, करता है ना। लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्यों मसला आ रहा होता है? जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी तो वो तो जाहिर सी बात है, बड़ा काम करोगे तो बड़ी जिम्मेदारी आएगी। कोई भी बंदा इससे बचा हुआ नहीं है। आंखें बंद करने वाली बात है कि भाई मैं बड़े लेवल पे काम कर लूँ या छोटे लेवल पे काम कर लूँ, ये फर्क आ सकता है। काम तो कर, फैमिली तो हर बंदा है ना, लोगों के साथ रिलेशन तो हर बंदे का ही है ना, और कोई बंदा भी ऐसा नहीं कह सकता कि उससे मतलब उसका, उसके किसी भी काम का ना असर असर किसी दूसरे पे नहीं जाता। इतना कोई भी नहीं रह रहा, मतलब जंगलों में नहीं कोई रहता। तो फैमिली लेवल पे भी करते हैं। बड़ा काम करना है तो वो जाहिर सी बात है करते भी बड़े लोग हैं, और उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा है और उसका फिर नुकसान भी ज़्यादा है, जिस तरह आपने बोला जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो वो बड़े लोग ही करते हैं, जो बड़ा होता है वही करता है।
डरोगे नहीं, काम मतलब ये मेरा काम नहीं है, तो बस फिर अपने अपने लेवल तक चले जाओ। अगर फिर अपने लेवल पे भी नहीं, अगर उसको काम समझोगे तो गलत करोगे फैमिली में भी। इसीलिए ये जो सोच है ना, इसका जवाब मेरे पास ये है कि इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं कि जो पूरी पूरी नेशन को ड्राइव करके ले जाते हैं। काम बड़ा होता है, हिम्मत ज़्यादा होती है, कर जाते हैं, रिस्क लेने का काम। और अल्लाह ताला ने तो बहुत आसानियां की हुई हैं यार। इसका इसका मतलब डर का देखो, नीयत साफ रखो, पॉलिटिक्स में काम करो। पॉलिटिक्स का एंड क्या है? पॉलिटिक्स में मतलब अचीवमेंट क्या मतलब इसकी हायरार्की में सबसे टॉप पे हुक्मरान बैठा है कंट्री का। उसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एज दिया हुआ है कि भाई तू फैसले कर इन लोगों के, अगर तू गलत भी, नीयत साफ हो आपकी, अगर आप गलत भी फैसला करोगे, मैं मतलब मैं फोन बयान कर रहा हूँ उसका, और ये सब जानते होंगे इसको ऑलरेडी, इसलिए मैं मतलब रेफरेंस अभी दे भी नहीं सकता, फिलबदी मेरे जहन में बात आई है। लेकिन ये सब बंदे जानते होंगे इस बात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के, जो हुक्मरान है वो अगर कोई फैसला ठीक करता है, दोहरा अजर मिलेगा। गलत भी करता है, नीयत साफ है ना उसकी, इज्तिहादी काम है सारे वो। तो इज्तिहाद जो जो असल इज्तिहाद है ना, वो लगता ही हुक्मरान पे है, क्योंकि उसको फ्यूचर नहीं पता, उसने फिर भी डिसाइड करना है अपनी नेशन के लिए। तो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है नीयत साफ, काम ही गलत है तो वो तो उस डर से कर ही रहा है। मतलब जो करप्शन कर रहा है, तो वो तो इस सिनेरियो में नहीं आता कि वो अल्लाह से भी डर रहा है, डर रहा होता तो ना करता। तो जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको रिलैक्सेशन दी, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि हर बंदा गैप का इल्म नहीं रखता, उसको फ्यूचर नहीं पता, अपनी सोच अपने समझ के मुताबिक लोगों का उस टाइम फैसला करता है, और वो लोगों में से बेस्ट ही होता है। हमारे ऊपर अभी इस तरह के हुक्मरान है ना, तो इसका मतलब है कि वो गलत नहीं है, वो हमारे से बेहतर है कि हम लोगों को चला रहे हैं, हम तो उनसे भी बहुत नीचे चलेंगे। वो अब आप डिसाइड कर सकते हो किस कैटेगरी में हमारे से बेहतर है। हमारे से इसी कैटेगरी में बेहतर है कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि मैं लोगों को गन करूं, डरे नहीं। आगे जाके बीच जिस तरह से भी करते हैं वो, जो भी चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन हमारे से बेहतर इसलिए होगा कि भाई हमें चला रहे हैं, मेरे से तो बेहतर ही हो गया वो। तो इसका जवाब ये है कि भाई एक तो डरना नहीं है, और ऊपर से अल्लाह ताला की रिलैक्सेशंस हैं इसके ऊपर। ये काम मुश्किल ही है, वो मैंने सबसे टॉप का बताया, जाहिर सी बात है उस तक पहुंचना, जब तक पहुंच नहीं रहे ना, मतलब उस लेवल तक तो पहुंच नहीं रहे, तब तक तो काम करते ही रहना है वैसे ही। तो डर डर वाला काम है, हाँ है, क्यों बड़ा है, लेकिन काम बड़ा है, तो बड़े लोग ही करते हैं, इसलिए काम नजर आते हैं हमें इस तरह के लोग। दूसरा सवाल आपने किया था डेमोक्रेसी से रिलेटेड, वो मैं ना वैसे अभी मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि वो अगला पार्ट जो होगा ना, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह आपने बोला कि हम इसमें से किस तरह निकले हैं, इसको किस तरह समझे, तो किसी भी काम को करने का जो पहला तरीका, पहला स्टेप है ना, वो एजुकेशन है उस काम की, कि वो है क्या असल में, मतलब डेमोक्रेसी है क्या, ये पता तो होगा, तो फिर ये अगली बात होगी ना। फिर ये बताएंगे कि इसमें गलत क्या ठीक क्या है। तो पहला स्टेप है उसकी एजुकेशन, पता हो, मतलब आगे पास आर्ग्यूमेंट भी तो होगी उस सिस्टम को गलत करने की, क्या पता ठीक हो। अभी हमें किस तरह पता कि वो ठीक है, हमें इसलिए मैं कह रहा हूँ गलत है, सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि भाई हमने कहीं कहीं पे कामयाब होते देखा ही नहीं है। हमने डेमोक्रेसी को कहीं पे रियल में प्रैक्टिस होते नहीं देखा। प्रैक्टिस होगी फिर मैं डिसाइड करूंगा ना गलत है। इस्लामिक सिस्टम फॉर एग्जांपल, इस्लामिक सिस्टम है जितना, उसकी हमारे पास एग्जांपल है आइडियल वाली, वो शुरू के 30 साल खुलफा राशिदीन का दौर। अब जब भी मैं इस्लामिक सिस्टम का नाम लेके मुल्क चलाता हूँ, तो मैं गलत काम करूंगा तो इस्लामिक सिस्टम को तो गलत नहीं ना कहा जाएगा, किसको गलत कहा जाएगा कि मैं नहीं सही चला रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जाम्पल है कि देखो उन लोगों ने करके दिखाया होता है इस तरह सिस्टम, और वो एग्जाम्पल है, उसमें देखो क्या खामी है। नहीं समझ नहीं लगी? डेमोक्रेसी इसलिए गलत है अभी तक हमारे लिए, क्योंकि इसने कहीं पे भी सही करके ही नहीं दिखाया। इनके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं आई है अभी तक कि जो हम देखेंगे भाई ये कंट्री है प्रॉपरली डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसने सारा कुछ प्रैक्टिस करके जो भी इसके दावे थे इसने पूरे कर दिए, कहीं पे भी नहीं हो रहा। लेकिन ये तो हमने सिस्टम कह लो कि सिस्टम को लोगों ने प्रैक्टिस नहीं ना सही तरह किया। सिस्टम के अंदर इटसेल्फ क्या खराबी है वो तो पढ़ के पता लगेगा, वो तो पढ़ के अंदाजा होगा, और वो चीज़ें मतलब पहला स्टेप है एजुकेशन, और उसके बाद अगले स्टेप्स आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में ना पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे ना, तो फिर वो डेमोक्रेसी को भी डिस्कस करेंगे, इस्लाम के साथ कंपेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कहाँ कहाँ पे ये बिल्कुल उसके मुताबिक है। इस्लाम बिल्कुल तायद कर रहा है उसकी, तायद नहीं मतलब क्या है, उसको ठीक कह रहा है कि देखो ये काम ठीक किया डेमोक्रेसी ने। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ बिल्कुल गलत नहीं होती, बिल्कुल ठीक भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक वो इस्लामिक सिस्टम है, उसके साथ ही कंपेयर करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अगले नेक्स्ट पार्ट जो है ना, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो तब हम ये सब डिस्कस करेंगे। फैसल प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी है। आवाज क्लियर है हेलो। आपकी। जी क्वेश्चन क्लियर, हाँ जी। आवाज आ रही है अच्छा, आपकी। मैंने मैंने ये कहना था कि जो पॉलिटिक्स में जो हम जैसे लोग नहीं आ रहे, इसकी मेन जो बड़ी वजह है, वो ये भी तो हो सकती है ना कि हम लोग शख्सियत परस्ती में पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के अब्बू ने जिसको वोट देना मैंने भी उसी को देना।
हमारे घर में या जो सिस्टम चल रहा है उसकी अच्छाइयाँ क्या बुराइयां क्या हमारे लिए सही है कि नहीं है, ये उस जाविये पे उतरता भी है कि नहीं, जो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं इस्लाम में। ये पहली बात है कि हम तो है भी जाहिल हैं, बारे में हमें पता भी नहीं है इतना पॉलिटिक्स कहते हैं किसको है। लेकिन अगर पता चल भी जाए तो फिर भी ये जो शख्सियत परस्ती है, जिस तरह अभी दादा है तो फिर दादा ने जिधर कह दिया उधर ही चलना पीछे सारी नस्ल ने। ये शख्सियत परस्ती से निकलेंगे तो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। मतलब सवाल थोड़ा सा ना, हाँ ये बिहेवियर है लोगों का, और ये हमने डिस्कस किया जब मैंने बात की है ना, तो मुझे उम्मीद है मैंने बताया इस बारे में कि भाई लोगों का जो ये सोशल इन्फ्लुएंस जो है ना, उसमें आपका घर भी आता है, फैमिली भी आती है, मीडिया भी आता है, स्कूल्स भी आते हैं। तो उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की है, वो इन्फ्लुएंस है, बिहेवियर है लोगों का, जाहिर सी बात है ये इंसानी इंसान जो है ना, उसके जज्बाती तौर पे भी नफसियाती तौर पे भी खमियां कोताहियां हैं उसमें, तो वो अपने आप को रिएक्ट करता है उससे। अब इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको हर उस चीज़ की डायरेक्शन बढ़ानी पड़ती है ना अपनी। फॉर एग्जांपल आपको इन्फ्लुएंस अपना ज़्यादा करना पड़ेगा, सिर्फ घर तक नहीं रखना पड़ेगा, कंपैरेटिव चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो वो उसका हो गया। लेकिन अगर आप ये कहो कि इसकी वजह से पॉलिटिक्स में नहीं आते, मतलब पॉलिटिक्स में वो नहीं बात समझ लगी कि पॉलिटिक्स में आते नहीं, मतलब पॉलिटिक्स तो डेफिनेशन में बताया कि सोसाइटी को गवर्न करना, उसके लिए कोशिश करनी है। और इसमें ज़रूरी ये भी बात मतलब सेंस मतलब होनी चाहिए, अच्छी बात है क्वेश्चन हुआ कि जो गवर्न कर रहा है ना, पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, ठीक है, वो एज अ डेफिनेशन हम लोगों को नजर आया। लेकिन पावर में जो पावर वाला सेक्शन है ना, पावर देती है लोग। पावर वाले सेक्शन में क्या कि पावर एंड पीपल, ठीक है, लोग ड्राइव करवाते हैं अपनी अपने काम। बेशक उन पोजीशंस पे नहीं पहुंचते जहां से गवर्न किया जाता है सोसाइटी को, बट अपने अपने इस बिहेवियर से, जो इधर डिस्कस किया होगा कि कलेक्टिव एक्शन से, सोशल मूवमेंट से, अपने कामों को, अपने जो चीज़ें वो जैसे चाहते हैं कि गवर्न किया जाए उनको, वो चीज़ें करवाते हैं। ये बिहेवियर, इस बिहेवियर से वो ये काम करवाते हैं। इसीलिए पावर में जो है ना, हमेशा लोगों को रखा जाता है। पावर में उस मुल्क के रिसोर्सेज को नहीं रखा जाता। पावर में सिर्फ उन लोगों को रखा जाता है जिन लोग गवर्न करना है, क्योंकि इसको यही मुश्किल है ना, जिसको गवर्न करना उसके ऊपर पावर होगी तो उसे गवर्न कर पाओगे। तो पावर में वो लोग आते हैं। अब वो लोगों, और जाहिर सी बात है जो हुक्मरान ये समझ रहा है, जो गवर्न उस लेवल पे पहुंच गया कि गवर्न कर रहा है लोगों को, जब वो ये समझ रहा है कि भाई जिसको गवर्न करना है उसको उसके ऊपर पावर होगी तो मैं गवर्न कर पाऊंगा, तो वो लोगों को भी अपनी पावर का अंदाजा होना चाहिए कि भाई हम जो जो जिस तरह से चाहें उस तरह से ही हम इससे अपने आप को गवर्न करवा सकते हैं, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स, जिस तरह के ये कलेक्टिव एक्शंस हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंगेजमेंट है, जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो लेकिन वो बात नहीं है कि भाई आप इसको पॉलिटिक्स में आता नहीं है। मतलब आप सिर्फ पॉलिटिक्स में आना इसको कह रहे हैं कि वोट अपनी मर्जी से डाल दो, ये तो एक छोटा सा पार्ट है एक। उम्मीद है मतलब मैंने जो सवाल सही समझा हूँ और फिर सही जवाब दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फरिया शबीर प्लीज अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तहा भाई ये बताइए कि यूथ के लिए आपके पास क्या स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करके अपने आप को एज ए इन्फ्लुएंशियल फिगर पॉलिटिक्स में ला सकते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया और मेरे पास ऑनेस्टली इसका जवाब नहीं है। मैं अपने लिए खुद ढूंढ रहा हूँ ये सब चीज़ें और कोशिश करता रहता हूँ सारा दिन, लेकिन नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है कि यूथ क्या स्पेसिफिकली, मैंने फिगर आउट नहीं कर पाया अभी तक ये क्या कर ले। जिस तरह आपने स्पेसिफिकली पूछ दिया ना, इन जनरल तो हमने सब बातें की हैं, जिस तरह मैंने भी एक बात की है कि आपको किस तरह से गवर्न करवाना है सोसाइटी को, ये वो। अगर आप स्पेसिफिकली ये बोलें कि यूथ अप खुद को किस तरह पावर में ले आए, मतलब वो चीज़ें मैंने डिस्कस जी। नहीं की यहाँ पे कि लोग किस तरह से, मैंने सिर्फ ये देखें यहाँ पे हमने डिस्कस किया। आपने ना स्पेसिफिकली मुझसे ये सवाल पूछ लिया है, ये वाला एक्विजिशन ऑफ पावर वाला। मैं ब्लैंक हूँ, मतलब इन्फ्लुएंस किस तरह से लेना है ना लोगों से, या अपने आप को किस उस लेवल पे पहुंचाना है। जो बातें समझ आती हैं वो बहुत ऑब्वियस नहीं है, वो बहुत जनरल है। जाहिर सी बात है कनेक्शन आपका इन्फ्लुएंस, उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि इन्फ्लुएंशियल बंदा भी, जाहिर सी आज के दौर की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऑब्वियस सी रीज़न है कि लोग देखें, जो जो अपील है ना लोगों की, कि क्या चीज़ अपील करती है लोगों को, वो तो सीधी सी बात है, वो है कि जो किसी की भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है। इन जनरल बातें ही हैं, लेकिन अगर आप जिस तरह मुझसे पूछेंगे ना स्पेसिफिक, मैं बता दूं कि भाई ये काम जिसने कर दिए। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ।
आम लोगों की भी, आम लोगों से लेके इवन इन्फ्लुएंशियल लोगों की भी। फॉर एग्जांपल अभी आज हमारे PSL हो रहा ना, ये हर क्रिकेटर बहुत बड़ा क्रिकेटर या बहुत बड़ा चीज बन सकता था, या बहुत ज्यादा पावर एज इन्फ्लुएंस लोगों को इन्फ्लुएंस करने के मामले में बहुत बड़ा हो सकता था, अगर वो इस PSL का बायकॉट करता फिर गजा के लोगों के लिए। ये मतलब मैंने एक वैसे ही बताया कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार इन लोगों को, जितने भी लोग फेम के बुक हैं, उनको ये नहीं समझ लगती कि इस टाइम सारी की सारी दुनिया एक चीज के ऊपर मुत्तफिक है। बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे आपको, बिल्कुल ज्यूइश कम्युनिटी और उनके कुछ ना कुछ ना, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके कुछ ना कुछ दोस्त यार इस तरह की बातें मिलती हैं आपको, उनके साथ डिस्कशन होती है और मतलब वो कह रहे होते हैं कि भाई यहूदी सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कोई भी नहीं मान रहा, तो जाहिर सी बात है कोई मान भी नहीं सकता। बच्चों को मारना तो मतलब कोई भी इंसान है, कुछ भी अकीदा है, कुछ भी सोचता है, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये इस टाइम जिस तरह वो अक्सर लोग बोलते हैं ना कि फुरकान बना हुआ है, फलस्तीन और गजा का इशू है ना, लोगों के लिए फुरकान बना हुआ है, क्लियर कट वाइट एंड ब्लैक किया हुआ उसने। तो जो इन चीज़ों पे स्टैंड कर रहे हैं ना, आप उनको देखें, लोगों की तरफ से इन्फ्लुएंशियल पावर उन पे उसी तरह से ही आ रही है। बाकी हर बंदा किस तरह कर सकता है, मेरे पास उसके कोई स्टेप्स नहीं है, मैं खुद मतलब फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने इतना ही देखा कि अल्लाह ताला की भी मदद हमने काम करना होता है, ये सोच के नहीं करना कि लोग कर लें। अच्छी बात है, करते रहो, अल्लाह ताला जिसको समझेंगे उसको खुद ब खुद पावर भी देंगे। और मैंने जितनी भी एग्जांपल्स देखता हूँ लोगों की, हमारे स्पीकर्स की भी जितने भी लोगों की देखता हूँ, वो ऐसे ही देखता हूँ कि वो अपनी स्टोरीज में बताते हैं कि मेरा तो इरादा भी नहीं था कि इतने ज़्यादा लोगों को मैं अपनी बात बताऊँ, पता नहीं किस रस्तों पे चल चल के चला गया। ये मैं समझता हूँ, मैं हो सकता गलत हूँ, और मैं जी। बार बार बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें ब्लैंक हूँ इसमें, मतलब कि मैं गलत तलहा अगर आप रूल्स नहीं है मेरे पास, नहीं है जी कोई। मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आएगा कि किसको इज्जत देनी है, जी काम करते रहो, बेशक चार लोगों में ही करी जा रहे हो। जाहिर सी बात है, मेन बात तो मैं पता है कि कनेक्शन तो जब तक नहीं बनेंगे ना, तब तक जाहिर सी बात है पावर आएगी दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे तो इन्फ्लुएंस हो गया ना, इन्फ्लुएंस लोगों को ही करना है। इवन मैं यूट्यूब पर भी चैनल बनाता हूँ, तो कुछ कौन लोग आएगा मेरे पास देखने, सबसे पहले यही है ना जो मुझे पता है, जो मुझे जानते हैं, वही आगे बताएंगे लोगों को, या जो भी है। अगर दूसरी बात पे आए कि भाई खुद ब खुद ही बंदा वायरल हो जाता है, तो फिर वो मेरी वाली पहले वाली बात आ जाती है कि भाई वो फिर अल्लाह ताला के मामले हैं, वो मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से वायरल हो सकता हूँ। वो जो मामला अभी दुनिया में चल रहे हैं वो तो नहीं हमने करने, कि मतलब बिल्कुल जी फाशी और वो उस तरह से हो रहे हैं, लेकिन वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है ना। वो तो अल्लाह ताला, वो तो ऐसे नजर आ रहा था जिस तरह अल्लाह ताला रस्सी भी छोड़ रहे हैं, ढीली छोड़ रहे हैं। सेट ऑफ रूल नहीं है, काम जी करने, कनेक्शन बनाने हैं, वो सब पता है। फिर भी फिर भी अल्लाह ताला का डिसीजन है कि इससे अल्लाह ताला कितना बड़ा काम ले लेते हैं, मुझे ऐसे समझ आता जी फिर आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी तलहा भाई, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात जो हर इंसान को जहन में रखनी चाहिए, स्पेसिफिकली यूथ को, और आई फील के सब कॉन्टिनेंटल जो हमारा बरसगीर का जवान है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो अपने आप पर बिलीव करे। लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट इंटेंड टू गो वायरल, है। कि ये एक ट्रेंड है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हम्म। बट ऑथेंटिसिटी लाएं, खालिस चीज़ लाएं, और इंशाल्लाह ज़रूर इम्पैक्ट क्रिएट होता है। नियत हम्म। होती है, इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मैंने भी ऐसे ही, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, मैं शायद इतना अच्छा नहीं, शायद इवन प्रेजेंटेशन भी मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं की चीज़ें, लेकिन ना एग्जैक्टली मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपना काम इखलास से करना है, जी अपने वो सारे काम करने हैं। फिर भी कोई बंदा श्योर नहीं है कौन सा किस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर देगा बंदे को, वो अल्लाह ताला को पता है। काम यही है, कनेक्शन, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ो, अपनी बात पहुंचाओ। लोग ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा लोग मिलना ही एक पावर है, ये तो सिंपल सी बात है, समझ आती है। इसलिए मैंने कहा इन जनरल तो बात समझ लगती है उससे। लेकिन अगर इस रास्ते पे, अगर जिस तरह आप पूछ रही हैं कि मैंने गवर्न करना है लोगों को, जाहिर सी बात है वो तो हम सोचते भी नहीं है ना इस्लाम में, कि मैंने सिर्फ इसलिए पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ कि मैंने हुकूमत करनी है, मैंने हुक्मरान बनना है, तो वो तो पहले नंबर पे ही फेल हो जाता है। तो वो तो बात नहीं कर रहे, इस सेंस में बात कर रहे हैं जो नीचे पावर एंड पीपल वाली थी। उस सेंस में बात यही बनती है कि भाई आपने कनेक्शन बनाने में समय लगती है, लेकिन अपना काम इखलास है, जिस तरह आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अपना अपना काम इखलास से करना है। ये नहीं सोचना कि भाई अब मैं कर पाऊंगा, वो हो जाएगा, अपना काम करना है। इन अल्लाह ताला खुद ही ले लेंगे, जिससे जिससे जो सा काम लेना। आप चार बंदों को भी बेशक करते हो, ये नहीं मैं कह रहा कि रुक जाओ उधर ही, करते रहो, बढ़ाते रहो, सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात करो, जुड़ो। सेम तरह से लोग सोचने वाले जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है फिर अगले जितने भी हमने बिहेवियर यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट बिहेवियर हैं सारे। ग्रुप पोलराइजेशन, हर चीज़ का, जिस तरह मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें बताई होंगी ना, मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई हैं कि मतलब उससे आपके अंदर वो आती है, रिजिडनेस आती है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह से, बस एक ही तरह की सोच, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। जाहिर सी बात है, सीधा सा फ़ायदा तो ये है ना कि जिस तरह के लोगों में बंदा रहेगा उसी तरह के से रिएक्ट करेगा।
तो वो हर चीज़ का फ़ायदा उस तरह से भी है, तो वो ज़रूरी है कनेक्शन, सीधी सी बात है। और ये इंसान के अंदर की पीला वो करता ही करता है हर मामले में, सियासत में नहीं कर रहा, बाकी हर मामले में कर रहा है कि हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो हम इस तरह जुड़ते नहीं हैं उन लोगों के साथ, उन्हीं के साथ बैठना अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ बात करना अच्छा लग रहा होता है। तो ये तो मतलब एक इंसान की अपनी फितरत की चीज़ें हैं सारी, बिहेवियर्स वही डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब्बास जैदी, प्लीज अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तला भाई, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मेरा एक वैसे एक पॉइंट आ रहा था जहन में कि सिस्टम से रिलेटेड है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है कि हमारा जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो तो इक्वल राइट देता है हर किसी को सेलेक्ट करने के लिए, वोट करने के लिए, हम्म। और उसकी वजह से मोस्टली मॉब मेंटेलिटी जो है, और जिस तरह साहिल साहब ने भी कहा था कि जो लोग ज़्यादा बात करते हैं वही ट्रुथ बन जाती है और लोगों को वो पसंद आती है। हम्म। तो बड़ा मुश्किल नहीं है कि कोई नया बंदा आए और वो असल अच्छे इंटेंशन से आ रहा हो और उससे उसे compete करना पड़े जो एक मॉब मेंटेलिटी को लेके चल रहा है, और आजकल का जो मतलब गोरों से या अमेरिकन से हमने कल्चर लिया है उसको प्रमोट कर रहा है और उसकी साइड पे। तो आपके ख्याल से इसमें पहले हमें ये नहीं मूवमेंट करनी चाहिए कि ज़रा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाएं और खिलाफत वाली या शुरा वाले कॉन्सेप्ट पे आए? आई होप मेरा क्वेश्चन आपको नहीं, समझ वो आया बहुत होगा। क्लियर है क्वेश्चन आपका, लेकिन ना दो तीन चीज़ें हैं। पहले नंबर पे तो ना ये हम सिस्टम डिस्कस करेंगे ना, अभी मैंने पहले भी ना छोटी भी मतलब कुछ ही टाइम पहले भी किसी एक भाई ने सवाल किया था, तो एग्जैक्टली यही जवाब है, वही मैं आपको दोबारा देता हूँ कि पहले नंबर पे तो चलो पहले आपके सवाल का जवाब एग्जैक्ट कि भाई ये करना चाहिए इस तरह जो आप बता रहे हैं सारा कुछ है। मसला ये है कि आप ना बिल्कुल वो बात कर रहे हैं कि हम जंप करें, बीच में से कुछ चीज़ें मिस करें और जंप करें। मैंने पहले भी भाई को बोला कि कोई भी काम करने का सही तरीका है ना, वो यही है कि सबसे पहले उस काम की आपको नॉलेज और एजुकेशन हो, ठीक है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मुझे अकेले को आ गई है नॉलेज तो अब हो जाएगा काम, जाहिर सी बात है। इन जनरल मैसेज की बात कर रहा हूँ जिस तरह आप बोल रहे हैं, वो अभी जाहिर सी बात है गलत इन्फॉर्मेशन है और वो उसी तरह से ही रिएक्ट करते हैं, कम लोग हैं कि जो बोलते हैं, उनके लिए फिर मुश्किल भी होता है सारा कुछ। पहले नंबर पे तो एजुकेशन है। अब ये जो डेमोक्रेसी की बात है ना, तो पहले नंबर पे तो ये कि हम एजुकेट करेंगे ना अपने अपने आप को उस मामले में। मैंने भी एग्जांपल दी थी कि मुझे बगैर एजुकेशन के सिर्फ सिस्टम्स देख के तो मुझे डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा, मुझे सारा कुछ पता लगेगा कि लोग किस तरह से इस डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा तो है नहीं डेमोक्रेसी को। इस्लामिक सिस्टम जो सा है ना, वो भी मैं एग्जांपल दी कि इस्लामिक सिस्टम सही है ना, वो हमारे पास उसको साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है अभी तक टिल नाउ, खुलफा राशिदीन का दौर। उसके बाद जिन्होंने इस्लामिक सिस्टम को भी कह के नाम लिया ना, उन्होंने जाहिर सी बात है अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन खराबियां होंगी उनमें, गारंटी नहीं है ना। गारंटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के चले गए कुछ लोगों को, और अल्लाह ताला ने दिखाना था मॉडल बना के बनता है, ये नहीं कि बनता नहीं है लोगों से। जिस तरह मतलब कुछ स्कॉलर्स इस तरह ही बोल देते हैं कि बस वो बनना ही नहीं है दोबारा, अगर बनना होता तो दुनिया ही अल्लाह ताला खत्म कर दें, कि दुनिया इतनी अच्छी हो जाए तो बस दुनिया खत्म हो जाएगी उसके बाद। इस तरह का आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, लेकिन उस टाइम पे बनना था, वो हमारे पास एग्जाम्पल है, देखते हैं हम उसको कि भाई ये देखो ये है इस्लामिक सिस्टम, अब इसमें गलती निकाल के दिखाओ, मॉडल है लोगों के सामने। और अभी कोई कर रहा होगा तो मैं ये कहूंगा ना कि ये इस्लामिक सिस्टम गलत प्रैक्टिस कर रहा है। मैं कोई डेमोक्रेसी को डिफेंड नहीं कर रहा, हम ना ये सारी बातें करेंगे भी इंशाल्लाह, अगली पार्ट जो होगी ना प्रेजेंटेशन की, तो सारा देखेंगे कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है उसका इस्लामिक सिस्टम से, कहाँ कहाँ पे बिल्कुल मतलब उसके जैसा ही है इस्लामिक सिस्टम जैसा है। तो वो, लेकिन अभी हमारा जितना भी डेमोक्रेसी के बारे में नॉलेज है, जितना भी देखते हैं, अगर पढ़ा नहीं हुआ, अगर मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, तो पहला काम एजुकेशन मैंने लेनी है इस मामले में। तो अगर नहीं है ना, तो मेरा नॉलेज का जितना भी बेसिस है ना उसके ऊपर वो सारी वो है कि जो फेल डेमोक्रेसीज जिस तरह से लोगों ने की हैं, तो उसी को डेमोक्रेसी समझ रहे हैं। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात करने के लिए कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ जो गलत बोल रहा है ना, सब पहला स्टेप एजुकेशन है। आप जंप ऑन करके हो कि जाके मैं उसको बताऊंगा, और वही एजुकेशन की पार्ट्स हैं कि मैं उसको बताऊंगा कि भाई इस्लामिक खिलाफत में ये चीज़ इस तरह होती है, कितनी आइडियल है, ये इस तरह होती है, कितना गलत है, इसमें इस बंदे का नुकसान हो रहा है, इस बंदे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह चलेगा। पहला स्टेप उसका एजुकेशन सीखेंगे, और वो पॉलिटिकल सिस्टम पे फिर हम जाके तब बात करेंगे। जी नेक्स्ट तो क्वेश्चन ये लेते हैं। उम्मीद है कि शायद मैं जवाब दे पाया हूँ। यासिर इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी क्वेश्चन ये है कि मैंने थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि जो सेशन का टॉपिक है कि इस्लामिक पॉलिटिक्स, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे?
और इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि रूल्स क्या हैं इसके, और आप इसके अपोजिट किस चीज़ को मानते हैं कि डेमोक्रेसी इसके अपोजिट है या कौन सी चीज़ है वो इस्लामिक पॉलिटिक्स की। हम्म। भाई अभी वो ना वो तो डिस्कस ही नहीं किया ना, अभी वो तो करना है हमने इंशाल्लाह। अगले वाले पार्ट में ना हम ये पॉलिटिकल सिस्टम ही डिस्कस करेंगे, फिर उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जितनी आपने मेंशन की है ना। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा उसमें ना, ये बातें कि पॉलिटिकल सिस्टम्स किस तरह होते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम मौजूदा दौर में कौन कौन से हैं, कौन कौन से पुराने गुजर के हम एग्जांपल्स के तौर पे देख चुके हैं, और आइडियल के तौर पे इस्लामिक जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हमने एग्जांपल के तौर पे। फिर एक सेक्शन में हम उनको कंपेयर करेंगे हर पॉलिटिकल सिस्टम को, फिर एक सेक्शन में हम हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कंपेयर करेंगे। तो ये अगला पार्ट है। अभी हमने आज सिर्फ पॉलिटिक्स को डिफाइन किया बगैर किसी भी सिस्टम के इन्फ्लुएंस से कि पॉलिटिक्स क्या है, ये पॉलिटिक्स की डेफिनेशन। अब हम इस डेफिनेशन को उठा कर लगाएंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर, और देखते हैं कि वो अपने अपने काम पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो अगला अगला पार्ट है इंशाल्लाह, वो हम करेंगे। अभी आज तो पॉलिटिक्स पे बात हुई है। तरीम प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी तला भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स है तो वो कैसे इम्पेक्ट करती है। यानी कि अगर हम एक बंदा है वो किसी पोजीशन पर है तो वो अगर दूसरों की जो थॉट्स उसको अंडरस्टैंड कर लेता है तो क्या ये उसको हेल्पफुल करता है लोगों को वो करने में। आई थिंक आप अंडरस्टैंड करके मैं क्या पूछना चाह रही मैं तो बिल्कुल भी नहीं अंडर्स्टैंड किया, मुझे नहीं समझ लगी। थोड़ा सा एग्जांपल दें या मैं चले, लेकिन नहीं मुझे नहीं समझ लगी, मैं तो बता भी नहीं सकता, रिफ्रेश भी नहीं कर पाऊंगा कि इस तरह क्या पूछना चाह रही हैं आप, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता लगा। ठीक है जी, मैं बहुत ये बहुत माजरत, क्वेश्चन लेकिन मैं कह नहीं समझ पाया आपने क्या पूछा। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स या फिर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हम्म। हमें कैसे हेल्पफुल कैसे हमें हेल्प कर सकती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो कोई एग्जांपल दें कि आपकी एक मतलब मैं नहीं पहुंच पा रहा, और मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत पूछा है, बेशक क्वेश्चन ठीक होगा, शायद मैं नहीं समझ पा रहा कुछ। एक अगर एग्जांपल देना तो मैं पहुंच जाऊं बात पे कि मतलब मैंने किस तरह से रिएक्ट करना है, ये क्या बात है। अंडरस्टैंडिंग जी बिल्कुल। नहीं पता। जैसे जो अब देखें जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, आप देखें कि अभी जो बाइकआउट के लिए कहा गया था पैलेस्टाइन हम्म। हम्म। की वजह से, तो हम्म। लोगों ने उसको क्या किया कि केएफसी के अंदर जाके वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर दिया। असल में हाँ, बाइकआउट करने का मकसद था कि आप वहां पे जाके वो यानी आप ना खरीदें, इस तरह से बायकॉट कर एजुकेशन लेने देखें, ये जो से। ये कितनी बातों पे ना एक ही आखिर एंड पे जवाब निकलता है। मैं समझ गया हूँ, माजरत मैं समझ गया हूँ। हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना उन पे जो एक और सबसे बेहतरीन चीज़ है ना वो एजुकेशन है, हर चीज़ की, हर चीज़ की। फतवे अभी आ रहे हैं मौलाना साहब के, अब पता भी नहीं है हम लोगों को ना, अक्सर तो पता भी नहीं है कि क्या फतवा है। और कुछ लोग बहुत जश्न मना रहे हैं कि भाई हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया। मैं कोई कुछ नहीं वो टारगेट किस नहीं की कोई बात नहीं कर रहा उस सेंस में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ की एजुकेशन ज़रूरी है ना। कोई भी चीज़ है वो पता तो हो कि ये क्या बात हो रही है इस पे। अब जिस तरह आपने बाइकआउट की बात की है तो बाइकआउट बोला उन्होंने, तो बाइकआउट में किसी की जगह तोड़ने का क्या तुक बनता है, इसको कौन मतलब ठीक कौन कह सकता है। तो इसका मतलब जिनको नहीं पता ना, वो जिन्होंने भी ये काम किया वो बगैर एजुकेट हुए उस मामले में कि काम करना, बाइकआउट करना किस तरह था, इस काम से ही बगैर मतलब कुछ भी नहीं समझे समझे बगैर, कुछ भी सोचे बगैर उन्होंने अपने आप को रिएक्ट किया। और वो ये भी हमारे लिए बड़ा वो नुकसानदेह है ना, इस तरह की भी हर चीज़ कि बिल्कुल मतलब मुझे नहीं पता क्यों तोड़ दिया उन लोगों ने जाके, लेकिन अगर सिर्फ इसी रीज़न से तोड़ दिया कि भाई मैंने तुम्हारी चीज़ बाइकआउट किया हुआ, तो ये तो सेंस ही नहीं बनती कोई, इसको तो कौन ठीक कह सकता है। तो अब उसकी क्या वजह है कि समझे ही नहीं है, उस बात को ही नहीं समझे कि बाइकआउट का मकसद क्या था। तो मुझे तो यही बात समझ लगती है कि थॉट प्रोसेस बनती भी किसी नॉलेज की बेसिस पे है ना। मतलब थॉट एक तो है ना कि मतलब नॉलेज भी जाहिर सी बात है, दोनों इस तरह है, वाइस वर्सा है मेरे नज़दीक कि वो आगे थॉट से भी आप ड्राइव करते हो अपनी उसको नॉलेज को, और अपने नॉलेज से भी आपकी थॉट्स ड्राइव होती हैं। तो वो की फैक्टर है उसमें मेरे नज़दीक। ये तरीम आपको जवाब मिल गया या आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी। जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके।
वसीम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ again। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी आवाज़ अभी आ रही होगी आपको। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम, प्लीज क्वेश्चन करें आप। अच्छा, मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि किधर किसी ने पूछा था कि यूथ के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं ना, तो अगर मैं सर साहिल की वीडियोस और उनके लेक्चर्स से भी ना, तो सर ने ना बेसिक 3 चीज़ें बताई हैं: नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले नॉलेज में आपका ना टेक्निकल नॉलेज और फिलोसफिकल नॉलेज भी आता है। मतलब इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। टेक्निकल नॉलेज में जो आप करना चाहें, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल, जो कुछ भी। और फिलोसफिकल नॉलेज लेट से इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लाम की फिलोसफी, जो कि आपकी ना डिबेट में हेल्प करेगी। तो ये पहले नंबर पे नॉलेज। सेकंड नंबर पे स्किल, कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को और अपने पॉइंट को ना प्रूव करने के लिए। तो ये सेकंड नंबर पे ना आप लेट से कुछ कोर्सेज कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, क्रिटिकल थिंकिंग के। उसके अलावा जितनी भी इस सोशल साइंसेज से रिलेटेड है ना चीज़ें कि जो कि आपकी स्किल्स इंप्रूव करती हैं। और तीसरे नंबर पे ये है कि एट्रीब्यूट्स के, जो नॉलेज और स्किल जो आपकी पर्सनल कैरेक्टर बिल्डअप करेंगे, जो आपका बिहेवियर होगा सोसाइटी में, और ओवरऑल जो आपका इन्फ्लुएंस होगा ना, तो इससे आपका मेनली जो है ना एट्रीब्यूट्स आएंगे। लेट से आप में बहादुरी आएगी। उसके अलावा आप स्टैंड ले सकते हैं, गलत बात को गलत कह सकते हैं, अच्छी बात को ज़्यादा और एम्फसाइज कर सकते हैं। और आपका एक जो बिहेवियर है और आपका जो कैरेक्टर है वो उससे से ना पहचाना जाता है आपके कामों से। तो सब जितना जल्दी आप नॉलेज हासिल करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, स्किल्स आपके पास आती हैं और फिर आपका एक पूरा करेक्टर बन जाता है, तो उससे वो आप में एट्रीब्यूट्स आना आते हैं जो कि एक लीडर के होते हैं। तो ये 3 एक जेनेरिक अगर टर्म्स में कहें तो नॉलेज, स्किल्स और एट्रीब्यूट्स, अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत जल्दी अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। और इवन आप अपना ईमान भी बिल्डअप कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से ना अल्लाह ताला आपकी फिर मदद करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा हुआ है ना कि अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद करता है। तो सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है, ईमान वाला होने के लिए आपको कुरान पाक, सीरा और जो नॉलेज, स्किल्स और एट्रीब्यूट्स है ना, इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आप आगे लीडर बन सकते हैं और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी बस ये जी कहना था मैंने। जी, जज़ाकल्लाह वसीम फॉर योर एडिशन। राबिया हुसैन, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पाकिस्तान में या हमारे मतलब मुस्लिम्स में हम ये देखते हैं कि ना हम लोग ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। मतलब कोई भी स्टैंड लेना हो ना, तो हम इंटेलिजेंस बेस पे या इमोशनल, मतलब ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम ना। अ, बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। जैसे मतलब कोई भी काम होना, अब फलस्तीन के हवाले से अब हर बंदा जाहिर है सोच रहा है कि हाँ जी हम कैसे उसका साथ दे सकते हैं ना। तो हम ना एक तो ये होता है कि हमारी जो यही जो इमोशनल होने की वजह से ना, तो हमारी स्ट्रेटेजी जो होती है लॉन्ग टर्म होती नहीं है। बस फौरी फौरी रिएक्ट किया और बस चुप हो गए ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपका क्या ओपिनियन है? मतलब ये क्यों हमारे इस एरिया में या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये इस साइड पे ऐसा है? अ, या मुसलमान ओवरऑल भी, ईरान वगैरह को भी अगर हम देखें तो ऐसे ही फील होता है मुझे ना। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? मतलब वो उनकी अपब्रिंगिंग में और हमारी अपब्रिंगिंग में क्या फर्क है? हम ऐसे फौरी फौरी मतलब बबल्स लाइक हम रिएक्ट करते हैं, बुलबुले बस फौरन से मतलब डाउन हो जाते हैं। हमारे इमोशंस ऐसे पीक पे जाते हैं और फौरन से पहले फिर दोबारा डाउन, और फिर हमें भूल जाता है सारा कुछ ना। फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं और अपनी रूटीन वही सारा कुछ करने लग जाते हैं। आपका क्या ख्याल है? मतलब साइकोलॉजिकल इशू है हमारा या क्या हमारी अपब्रिंगिंग में मसला है? इसकी रूट कॉज क्या है? मैं असल में बहुत ज़्यादा ना, मतलब कोई सही इंसान नहीं हूँ ये जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं मतलब इतना नॉलेज नहीं रखता इस तरह की साइकोलॉजी पे लोगों की, कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं।
मतलब नफसियाती तौर पर लोग किस तरह सोचते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ा ज़रूर है सारे नफसियाती जितने भी बिहेवियर हैं लोगों के पॉलिटिक्स से रिलेटेड, थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ। और वो बिल्कुल कुछ भी वो नहीं है कि भाई उसमें मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, मेरी अपनी राय है, क्योंकि मेरे ये नॉलेज की फील्ड ही नहीं है। तो बेहतर है कि वो लोग ही अच्छा बता सकते हैं कि लोग क्यों इसे रिजेक्ट करते हैं। बातें जो साफ साफ पे नज़र आती हैं, एक ओके यार था कि मैं कुछ एट्रीब्यूट्स बता सकता हूँ कि मतलब जिनकी बेसिस के ऊपर इस तरह की फीलिंग्स और वो चीज़ें होती हैं। वक्ती चीज़ है ना, वो तो जाहिर सी बात है, जो अभी हमने बात की थी ना कि आपका सोशल इन्फ्लुएंस होता है, चीज़ें देख रहे हो तो हर इंसान है, फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन कितनी देर तक पड़ता है, कितनी देर तक आप उस चीज़ को सोचते रहते हो, परेशान होते हो या किसी भी चीज़ से होते हो, वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इंसान में बनते हैं ना। जिस तरह आपने स्पेसिफिकली बात की है ना, तो मैं एक बात कर देता हूँ कि एम्पैथी जो है वो नहीं है ना हमारे में, इतनी नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहा, मैं अपनी जिस तरह मिसाल दूँ तो वो एट्रीब्यूट इतना डेवलप नहीं है मेरे में। हमें तकलीफ़ ही नहीं होती अगले बंदे की तकलीफ़ देख के। तो ये रीजंस हो सकती हैं कि एट्रीब्यूट जो एट्रीब्यूट्स आपको किसी भी परेशानी के लिए या उसके सोल्यूशन की तरफ ड्राइव करेंगे, भाई मैं सॉल्व करके ही सांस लूंगा या कुछ भी है, वो डेवलप नहीं हुए होंगे। वो जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, मुझे एग्जैक्ट मैं नहीं मतलब यहाँ पे बता सकता, वो चीज़ें नहीं होंगी। जिस तरह एक मेरे जहन में भी मतलब फौरी तौर पर आई कि एम्पैथी है, वो नहीं है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और फिर फ़ौरन चले जाते हैं, तो वो जो फिर उसको मैं तो यही जस्टिफाई कर सकता, मतलब उसको सेंस बना सकता हूँ कि भाई वो एक सोशल प्रेशर आता है, एक लहर आती है, ट्रेंड आता है, और जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है तो हमारा जोश भी खत्म हो जाता है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं इसमें। बेसिकली जो है वो बात यह है कि एट्रीब्यूट्स जो जो चीज़ें चाहिए ना किसी भी इंसान के दुख को, या उसके इंसान के दुख के प्रॉब्लम की सॉल्विंग तक, मतलब प्रॉब्लम देखा और उसको सॉल्व करने तक जितने भी एट्रीब्यूट्स चाहिए ना, वो मिसिंग होंगे, तो हम लोग फिर जाहिर सी बात है हम सिर्फ उतर तक रिएक्ट करते हैं जहाँ तक थोड़ा प्रेशर है, और जहाँ तक सब कर रहे हैं वहाँ तक रिएक्ट किया। उसके बाद आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एट्रीब्यूट्स ही नहीं है हमारे अंदर, तो फेल करते करते फिर भूल अपने काम में लग जाते हैं। और उसकी बड़ी रीजंस फिर आगे वो भी हैं जो मैंने भी पॉलिटिक्स के तौर पे बयान किए कि डेली स्ट्रगल है, डेली बेसिक नीड्स को लोग, और ये फ़र्क पड़ता है इंसानों को, ये मैं बिल्कुल ही ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात है कुर्बानियाँ ही तो देनी होती हैं चीज़ों में। लेकिन ये फ़र्क पड़ता है, जो आपकी बेसिक नीड्स ओवर आइडियोलॉजी जो है ना, ये एक बड़ा फैक्टर है कि आप कितने कामों पे ही बड़े पुरजोश होकर आते हो और फिर पीछे हट जाते हो, कितने कामों को अच्छा भी समझ तो नहीं करना चाह पा रहे होते, कितने कामों को बुरा समझ रहे होते हो बस उस मामले में कि मैं पहले अपना खाना तो पूरा कर लूँ। तो सेल्फिशनेस डेवलप होती है। ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो जिस तरह भी एक सेल्फिश भी बता दिया कि एट्रीब्यूट है, वो भी एम्पैथी से रिलेटेड ही है। तो वो एट्रीब्यूट्स ही हैं कि जो स्पेसिफिकली उस काम को करने के लिए पूरे चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है। वो ज़्यादा बेहतर जो इस सवाल का जवाब है ना, वो भी बंदा दे सकता है जो कोई साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट है, जो इस चीज़ को समझता है कि लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं। मैं ना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, इतना क्या हूँ ही नहीं, एक्सपर्ट ही नहीं हूँ इसमें। जी, आप सबको मैं रिमाइंड करा दूं कि फीडबैक फॉर्म आप सबके साथ शेयर किया जा चुका है, काइंडली उसको भी फिल कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आदिल, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज मेरी क्लियर है या बैकग्राउंड थोड़ा आ रहा है? हेलो। सॉरी आदिल, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। हाँ, मीन्स मेरी आवाज कट रही है या फिर बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज हो रहा है? जी, अब ठीक है, आपके पास क्वेश्चन करें अपना। ओके जी। क्वेश्चन तो अभी मैं आंसर करना चाहता हूँ, जो प्रीवियसली दो क्वेश्चन पूछे थे उनके थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि जो अभी रवि हसन ने जो पूछा कि हम क्या क्या मीन्स चाहिए अभी हमें बराबर, साइकोलॉजिकल हमें अब प्रॉब्लम है कुछ, या फिर अपब्रिंगिंग में कुछ प्रॉब्लम है कि हम कुछ मासिक में कुछ कर नहीं रहे, इसमें कुछ ऐड करना चाहता कर सकता हूँ? जी, प्लीज ऐड करें, प्रिसाइज रखें अपना जी। आंसर प्लीज। जी। ओके। सो मेन बात ये है कि हम मासिक से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सबको ये करना चाहिए, हमें ये आना चाहिए बराबर, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। बट जो टॉप 1 to 5% ही होते हैं जो प्रैक्टिकल एक रिवोल्यूशन लाते हैं और उसके पीछे मासिक चलते हैं। तो मेन तो प्रॉब्लम लीडरशिप में ही है। और हम एक मेन और दूसरा ये है कि हम सेल्फिश हो चुके हैं, ये सबको सब खुद की ही पड़ी है। बाकी जैसे ऐसा ट्रेंड चला कि अभी सब फिलिस्तीन, I1 गाजा ऐसा सब चला है, तो फिर वो सब बोलते हैं, स्टेटस लगाते हैं, फिर भी कुछ एक्टिव नहीं कर रहा है।
एक्शन नहीं ले रहा है ऐसा। तो मेनली हमें कंट्रीब्यूट करने की करनी चाहिए इंटेंशन, और अपने खुद को पहचानना चाहिए कि हर कोई ले भी नहीं सकता है, कि सबकी अलग अलग टाइप्स होती है साइकोलॉजिकल, MBTI टाइप्स, शायद पता हो आपको। तो जैसे कि मेरी E+INTP पर्सनालिटी है, तो मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी हूँ। और जैसे पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम यूथ के एज अ लेवल हम क्या कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस क्या कर सकते हैं, तो फिर वही कि क्लस्टर बना के सबको ऐसे, हमारे जैसे जो कोई इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जैसे मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट ऐसे हम गैदर करके, मैंने 500 की कम्युनिटी बनाई है, 500 लोगों की अलग IMS के अलावा कॉलेज के अंदर। जैसे मैं अभी B.Tech में हूँ, AIML कर रहा हूँ। सो उसके रिगार्डिंग हम एज अ बेनिफिट क्या हम बता सकते हैं, ये इंटेंशन रखेंगे तो फिर हमारा इन्फ्लुएंस भी होगा, और मिलकर टीम वर्क करके टास्क भी करना होगा। पर मैंने अभी 300 लोगों में जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले डेवलपर थे, उनसे ईद के दिन पर मैंने पूछा कि हम क्या कुछ फिलिस्तीन के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी के कुछ पे आइडिया प्रोजेक्ट। तो किसी ने भी, जो 10-10 15-15 साल वाले एक्सपर्ट थे, जब पूरे मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसमें भी किसी ने ऐसा कुछ कुछ भी नहीं किया। सबने लाइक किया, रिएक्ट किया, बट कुछ एक्शन नहीं है, मीन्स आइडिया भी शेयर नहीं किया। एक्शन की तो बात छोड़ो। तो सब ऐसे ही हम एक्सपेक्ट भी ऐसे ज्यादा कुछ मासिक से नहीं करना चाहिए, बट ऐसे हमारे जैसे जो कोई कोई होते हैं, उनसे हमें कांटेक्ट करना चाहिए, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, पर खुद को डिस्कवर करना चाहिए कि हम कैसा, हमारी टाइप है और हम क्या क्या कर सकते हैं। हर कोई लीडर भी नहीं बन सकता और सब कुछ काम भी नहीं कर सकता है ऐसा। होप आई आंसर क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया आदिल आपके एडिशन के लिए। मिर्जा इफ्तिखार, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं जो है वो मैंने तो सेशन बहुत लेट स्टार्ट किया है, मैं पहले आपका सुन नहीं पाई, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने सुने हैं, तो मैं कुछ थोड़ा सा अपना ऐड कर सकती हूँ इसमें कि मैं कुछ आंसर कर सकूँ। जी श्योर, प्लीज ऐड करें। हाँ, क्योंकि उस्मान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन एक बहन थी ना जिन्होंने सवाल किया था कि जो करंट सिचुएशन है गजा की, उसके लिए हम मुसलमान जो है वो इतने तड़प रहे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है हम जा तो नहीं सकते यहाँ से, हमारे लिए कोई वहाँ पे जाने का भी रास्ता कोई नहीं खुला, हमारी गवर्नमेंट भी अब इसके लिए तैयार नहीं है। तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि हम, जैसे मीडिया के कुछ लोग हैं ये जानते हैं, वो अपना एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। पहले इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं कि यहूदियों की क्या हिस्ट्री रही है, इस हमारे फ़लस्तीन की क्या हिस्ट्री है। उसको पूरा पढ़ने के बाद और ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी साथ लेके हम उसके ऊपर खुद पहले अवेयर हों, और फिर लोगों को अवेयर करने के लिए उसके ऊपर लेक्चर जैसे बना के या एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना के हम उसके ऊपर मीडिया के ऊपर इसको पेश कर सकते हैं। और साथ में लोगों के, जैसे आपका कोई चैनल होता है, आप अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे और उनको अवेयर करना शुरू करें। पहले सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को, बहुत सारों को पता ही नहीं है कि ये इशू क्या हो रहा है, नकबा क्यों हुआ था, उसकी रीजनिंग क्या थी, फिर इसके पीछे पूरी हमारी ये यहूदी साइकोलॉजी है वो किस तरह काम कर रही है, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स इसके गिर्द कैसे घूम रही है। तो हमने ये करना है, और उसके बाद हमें लोगों को अवेयर करने के बाद कनेक्ट करना है, लोगों को अपना हम ख्याल करना है। फिर हमने इन्फ्लुएंस जो है वो अपनी पॉलिटिशियंस पे और अपनी गवर्नमेंट पे भी डालना है। इसी के थ्रू जब हम लोगों का एक क्लस्टर तैयार कर लेते हैं और अपना हम ख्याल करते हैं, तो फिर हमें फिर एक इसके ऊपर करना पड़ेगा, हमें अपनी गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा कि वो कोई ना कोई कदम उठाए, कुछ ऐसा ज़रूर करे कि जिसकी वजह से वहाँ के मसाइल को हम किसी हद तक देख तो सकें। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये हमारे किस काम की, हमने कोई इसको शबरात के पटाखे चलाने के लिए तो रखा नहीं ना। सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारा खुद अवेयर होना, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, अपना हम ख्याल करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और बाइकआउट करने का मकसद भी यही है कि देखें, आप अपनी हद तक जो कर सकते हैं आप वो करें ना। आपको अल्लाह ताला ने ये इस्तात दी है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो बाहर अमेरिका में हैं, दूसरी जगह पे हैं, फ़लस्तीन के बच्चे हैं जो इस तरह के वीलॉग कर रहे हैं और इजरायली बच्चों के साथ कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनके व्यूज़ वो चेंज करने में कामयाब हुए हैं। तो आप अपने उसके ऊपर ला सकते हैं, अपनी सोच की तरफ लोगों को मोल्ड कर सकते हैं।
फिर आप माशी तौर पे इतने मजबूत हो जाएं कि आप जाके वो वहां पे हिट करें जहां पे आप कर सकते हैं। जब तक आप माशी तौर पे कमजोर हैं, आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। आप इतने अवेयर हो जाएं कि आप पॉलिटिक्स में भी एंटर हों, आप मईशत में भी एंटर हों, आप हर जगह एंटर हों, और जिस तरह साहिल कहते हैं कि आपको हर जगह जाके अपनी एक लॉबी बनानी पड़ेगी और फिर आप वो काम कर सकते हैं। देखिए, तलवार तो हमारे हाथ में अभी आ नहीं सकती, ना बंदूक आ सकती है, क्योंकि इसके लिए हम अभी तैयार ही नहीं हुए। और वही खिलाफत का भी सिस्टम कैसे आ सकता है जब हम अभी जहनी तौर पे इन चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं है। वो आएगी तो वो हम उसको कलेप्ट कर देंगे, गिरा देंगे ज़मीन के ऊपर, हम खुद ही उससे मुतनफ़र हो जाएंगे। तो मेरा तो एक ये पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा वही था कि खिलाफत आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। मेरा तो इसके ऊपर यह है कि पहले आप अपने आप को इसके लिए तैयार तो करें, एक अच्छा मुसलमान तो बनाएं। आप उसके लिए वो देख के बंदे को पता चले कि ये मुसलमान है, खिलाफत खुद ब खुद आ जाएगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब आप खुद उसके लिए तैयार हो जाएंगे तो वो आ जाएगी। मेरा यही एक था कि मैं चाह रही थी कि मैं लोगों को इधर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एआई के होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मीडिया के होंगे, तो वो बच्चे अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को तैयार करें कि हम इधर जाएं और इस चीज़ में आगे बढ़ें। जजाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह। असद शाह प्लीज अनम्यूट, आपके माइक का इशू आ रहा था पहले, आप आपकी आवाज़ पहले नहीं आ रही थी, अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आवाज़ आ तला रही है। भाई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करा। अच्छा, जो हमारी अभी डिस्कशन चल रही है ना कि मुसलमान किसी तरीके पे या किसी फाइनल अमल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो अकीदा है ना उसमें क्लैरिटी नहीं है। हमें नहीं पता कि जिहाद किस तरीके से होगा, हमें नहीं पता कि रियासत किस तरीके से इस्टेब्लिश होगी। हम जहाँ से किसी से सुन लेते हैं हमारे जो दिमाग को बात क्लिक करी आती है, जैसे बाइकआउट करना, हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, या प्रोटेस्ट करना हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। हम सीधा से चेक ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर हम जिहाद की बात करें ना, तो सीरा से हमें क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए सबसे पहले एक रियासत को इस्टेब्लिश करा, उसके बाद जिहाद लड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खिलाफत जो है, खलीफा जो है वो एक ढाल के मानी होता है जिसके पीछे रह के उम्मत अपना दिफा करती है। तो हमें ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, और ये हमें हमें पता चलेंगी सीरा से, जब हम सीरा के साथ कनेक्ट होंगे, सीरा को समझेंगे, सीरा को स्टडी करेंगे। अभी जैसे तला भाई ने ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में समझाई। और इस्लाम के अंदर जो सियासत कहा गया है ना, वो क्या कहा गया है कि अवाम की और रियासत की उमूर की देखभाल का नाम सियासत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की जो सियासत है वो उनके अम्बिया अलैहिस्सलाम। जी असद, बनी इसराइल आपकी आवाज़ कट हो बनी गई थी। इसराइल जी जी, बनी इसराइल की जो सियासत है वो उनके अम्बिया सलाम किया करते थे। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो साहबा कहते हैं, या रसूलल्लाह आप हमारे को क्या हुक्म देते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कसरत से खलीफा होंगे तो एक के बाद दूसरे की बैत को यकीनी बनाना, और अल्लाह ताला उनसे पूछेगा जो अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे काम लगाया है। तो इस्लाम ने क्लियर कर दिया कि सियासत का मतलब इस्लाम के अंदर क्या है, और सियासत इस्लाम में किस चीज़ का नाम है। सियासत इतना बड़ा ओहदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम उसकी देखभाल करते थे। तो सियासत का जो मतलब है इस्लाम के अंदर, वो ये है कि रियासत और लोगों की उमूर की देखभाल का नाम सियासत है। लेकिन आज हम क्या समझते हैं, सियासत को हम समझते हैं दो नंबर, किसी के साथ फ्रॉड करना, स्कैम करना, करप्शन करना, इसको हम सियासत समझते हैं। लेकिन इस्लाम की असल से जिस चीज़ का नाम सियासत है वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। और उसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं होता। मजहब प्लस रियासत प्लस सियासत इज इक्वल टू दीन होता है। जी तला। हो पा रहा था। अच्छा नहीं, रिस्पॉन्ड इस पे क्या मैं करूँगा, ऑलमोस्ट यही बातें मैंने भी बताई प्रेजेंटेशन में। और बस ये मैं एक बात छोटी सी कर रहा था, बस इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि बड़े साहब लोगों ने सवाल भी किए हैं और किए हैं। तकरीबन हर प्रॉब्लम जितनी भी अभी तक लोगों ने डिस्कस की है ना, जो प्रॉब्लम वाकई डिस्कस की हैं, जो उन्होंने सोल्यूशन दिए हैं, वो भी जाहिर सी बात है सर आंखों पे है कि भाई यही सोल्यूशन है। लेकिन कोई भी सोल्यूशन या कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो सबसे पहले समझना ज़रूरी है ना उस प्रॉब्लम को,
किसी भी सिनेरियो को, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंपोनेंट को ना, किसी भी चीज़ है, किसी भी कंपोनेंट को, मतलब हर चीज़ को समझना ज़रूरी है पहला, और वो पहला स्टेप है एजुकेशन। और ये काम है ना उस तरह से कि मतलब आप सीखो और सिखाओ दूसरों को। लेकिन ये नहीं कि, ये भी मैंने बिल्कुल नहीं कह रहा कि बस यही काम है, ये काम नहीं है, जाहिर सी बात है, ये पहला ज़रूरी काम है, साथ साथ पैरेलल में दूसरे भी हैं और जितने मामलात करने हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आप काम कोई भी कर रहे हो बगैर उसकी एजुकेशन दे करो और ठीक कर दो, बहुत कम चांसेस है। अल्लाह ताला की तरफ से हो गया। जिस तरह अभी बाइकआउट की भी एग्जांपल दी कि लोग जला, मतलब उनको तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, या कोई इदारा तोड़ रहे हैं, कुछ भी इस तरह से, तो वो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ी बहुत भी समझ होती बाइकआउट की, या बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, बाइकआउट से क्या मैसेज देना है, या बाइकआउट से क्या इफेक्ट डालना है, वो बिल्डिंग्स थोड़ी तोड़ते, या यही एजुकेशन उनको होती है कि बिल्डिंग टूटने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा या कुछ भी। तो वो ज़रूरी है, साथ साथ पैरेलल में बाकी सारे काम हैं। और बस यही, इसमें मैं क्या बात करूं, बाकी तो सवाल हो गए सबके। जी, इसी के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। तला, आपको भी बहुत शुक्रिया आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए। और आप सबको मैं रिमाइंड करा दूं कि फीडबैक फॉर्म भी काइंडली फिल कर दें ताकि आप सबकी सजेशंस हम तक पहुंच सकूं। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।